हेलो दोस्तों। और सेलेस्टियल जीनियस के इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि वुमन बोल रहा था कि ओह, और चिंता मत करो, और मुझे तुम्हारे किसी भी पर्सनालिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे कोई इरादे नहीं तुम लोगों को बदलने के। और लगता है कि मैं यहाँ पर एक खाली कमरा है जो खुद के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। चलो सभी लोग अपने कल की लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार कर लेना, और वहां से चला जाता है। दूसरे जो लोग होते हैं वो देखते बोलते हैं कि ओह, और मुझे लगता है कि वो उस जिन युआन से तो 100 गुना ज्यादा बेहतर है, राइट। दूसरा बंदा भी बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसे लगता है। और जो वो रैमी नाम की लड़की होती है वो कुछ नहीं बोलती। हम अगले दिन का सीन देखते जहां पर कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अर्जेंट थी, तो जो जस्टिस कोलाजन था उसको अपनी तैयारी एकदम एक ही दिन में पूरी कर कर वहां से जाना पड़ा था। और जो जस्टिस कोलाजन था उसने अपनी आर्मी को 3 डायरेक्शन में डिवाइड करने के बारे में सोचा ताकि वो ब्लैक बुल गैंग के साथ में लड़ सके। और जो संग वुमन था और उसके विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट उसको जस्टिस कोलाजन की आर्मी में इंक्लूड किया गया था, जो कि सीधा जेंगसो की तरफ जा रहे थे। और कोई बोलता है कि एल्डर संग वो स्योक, जो हमारे सेकेंड लाइन है डिफेंस की, वो ऑलरेडी टूट चुकी है। और इस तरह से तो ये बस कुछ ही समय की बात होगी, इससे पहले कि दुश्मन वहां पर नैनजिंग से होते हुए एनोई प्रोविंस में चला जाएगा। और हम देखते हैं कि वो बंदा बोलता है अरे नहीं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और हमें बताया जाता है इसका नाम होता है संग वोन सियोक, और ये ताइशान सेक्ट का एक एल्डर होता है जो कि 3 आर्मीज में से एक है उस जस्टिस कोलाजन की। और वुमन मन में सोचता है वो लोग ठीक रहेंगे नहीं, और एटलीस्ट जो दुश्मन है वो हमारे आयरन ब्लेड हाउस तक तो नहीं पहुंचेगा हमारे जाने से पहले ही। और इसी के साथ में जब वो लोग जा रहे होते तो एक बंदा आता है कहता सेकंड कजन, और हमारे घर पर जाने की जो रिक्वेस्ट थी वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि हमें अब यहाँ से तुम्हारे साथ में रास्ता बदलना होगा। और सेकंड कजन वुमन बोलता है हो ठीक है, और चलो ध्यान रखना, और चलो मेरी तरफ से मेरे पेरेंट्स और सिस्टर्स से उनको हेलो बोल देना। वो लोग बोलते हैं ठीक है सर। और इसी के साथ में कोई वहां पर सामने से भागते आता है और बोलता है कि इमरजेंसी इमरजेंसी। तो बुढ़ा आदमी बोलता है आखिर चल क्या रहा है। तो वो बंदा बोलता है कि जो 10 डीमन वॉरियर्स थे ब्लैक बुल गैंग के, वो ऑलरेडी यहाँ पर हमारे तीसरे डिफेंस की लाइन को भी तोड़ चुके हैं, और लगता है कि हम लोग उस नैनजिंग को अब और ज्यादा डिफेंड नहीं कर पाएंगे। वुमन मन में सोचता है द 10 डीमन वॉरियर्स, तो ये ऐसा कहा जाता है कि जो अगर वो 10 के 10 लोग साथ में होते तो वो मोरिम के एक एब्सोल्यूट मास्टर को भी मार सकते हैं। और वो जो एल्डर होता है वो बोलता है चलो, तो जो 10 डीमन वॉरियर है उन्होंने उन सभी को यहाँ पर भेजा गया है, और हमें यहाँ पर इसके बारे में कुछ करना होगा, जल्दी से चलो। और कुछ देर बाद में ऐसे जाने के बाद में हम देखते हैं कि जो हैंगबो हाउस था उसने भी 200 लोगों के साथ में जस्टिस कोलाजन को ज्वाइन किया था। और एक ही पल में जो हमारे अलायंस के सिपाहियों की संख्या थी वो 1000 के आसपास हो चुकी थी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये थी जो फीस्ट एम्परर था हुआंग बो क्वान, और वो भी हमारे यहाँ पर साथ में मिला था। और द फीस्ट एम्परर वो एल्डर जाते हुए बोल रहा था कि ऐसा लगता है कि हमारे साथ में 1000 सिपाही और ज्यादा आ चुके हैं, और बस आप एक के आने से और ज्यादा 1000 सिपाहियों की ताकत और बढ़ चुकी है। और सर प्लीज आप हमारे तीनों आर्मीज की कमांड ले लीजिए। वो मन में सोता द फीस्ट एम्परर, और वो इंसान जो कि फीस्ट मतलब कि मुक्के से लड़ने वाली फाइटिंग टेक्निक के एकदम टॉप पर पहुंचा हुआ है, और मुझे उसके अंदर से भी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में फोर्स महसूस हो रही है। फीस्ट एम्परर वहां से जाते हुए बोलता है तो आखिर अभी की सिचुएशन क्या है। वो एल्डर बोलता है कि जो 10 डीमन वॉरियर्स थे ब्लैक बुल गैंग के, वो यहाँ पर हमारे तीसरे डिफेंस लाइन को भी तोड़ चुके हैं। और अभी कुछ समय पहले ही जो जुगे हाउस के सिपाही थे और नेमगोंग हाउस और आयरन ब्लेड हाउस, उन सभी लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, और वहां पर नैनजेन के अंदर ही एक डिफेंस लाइन और बनाई है। और अभी एक मैसेज आया कि जो 10 डीमन वॉरियर है वो भी वहां पर आ चुके हैं। फीस्ट वॉरियर बोलता है कि द फीस्ट एम्परर बोलता है कि वो लोग काफी ज्यादा तेज है, और अब जब 10 डीमन वॉरियर भी यहाँ पर आ चुके हैं तो मैं यहाँ पर इन सिपाहियों के साथ में धीरे धीरे नहीं भाग सकता, और मैं सबसे ज्यादा पहले आगे जाता और उन लोगों के साथ में लड़ाई शुरू कर दूंगा। वो मन में सोता इतने कम समय के दौरान ही जो स्वॉर्ड एम्परर, पावर एम्परर और द फीस्ट एम्परर है वो सभी लोग मूव कर रहे हैं, और आखिर ये लड़ाई कितनी ज्यादा बड़ी हो सकती है यार। और इसी के साथ में हम देखते हैं बोलता चलो, और मैं भी अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, सभी लोग मुझे फॉलो करो और लीड को। और हम देखते हैं कि जब सभी लोग जा रहे होते हैं तो वहां पर सामने की तरफ लड़ाई चल रही होती है, और कोई बोलता है सभी सिपाही हो और अपनी बेस्ट टेक्निक इस्तेमाल करना जो तुम्हें आती हो, और उन ब्लैक बुल गैंग के बास्टर्ड्स को मार डालो। और वो मन भी वहां पर नीचे देखता और मन में सोता ये तो फीस्ट एम्परर है, और वहां पर वो उन 10 डीमन वॉरियर्स से लड़ रहा है, तो ये है वो द डीमन वॉरियर्स। और ये सच में काफी ज्यादा फेमस है कि वो साथ में मिलकर अच्छे से लड़ सकते हैं। और फीस्ट एम्परर और काफी ज्यादा हाई स्किल वाले जस्टिस कोलाजन के जो लोग हैं वो साथ में मिलकर उनसे लड़ रहे, लेकिन वो एकदम मतलब अच्छे से जीत नहीं पा रहे, वो बस थोड़ा सा उनको पुश कर पा रहे। और इसी के साथ में दूसरे जो डीमन वॉरियर्स होते हैं वो बोलते हैं ओह, और ये जस्टिस कोलाजन की और ज्यादा एडिशनल फोर्स है, और चलो, और समय आ चुका है कि अब हम लोग पीछे हट जाए। और सभी लोग बोलते हैं यस सर। जस्टिस कोलाजन के जो बंदे होते हैं बोलते हैं ये बास्टर्ड और वही कि वही रुक जाओ। फीस्ट एम्परर बोलता है कि सभी लोग रुक जाओ, और इनके जो दुश्मनों की साइज है मतलब की संख्या वो हमारी रिपोर्ट के अनुसार बहुत ज्यादा छोटी है, जितनी रिपोर्ट मिली थी उससे भी। और ये पक्का एक जाल है जो कि हम पर पीछे से अम्बुश करने के लिए इन लोगों ने बनाया, और इनका पीछा मत करना। वो लोग कहते हैं यस सर, और हम समझ गए सर। वो मन में सोता कि अभी के लिए तो ये लड़ाई यहीं पर खत्म हो चुकी है, और यहाँ तक कि जो फीस्ट एम्परर था वो भी हमें आसानी से जिता नहीं पा रहा था। और यहाँ तक कि ये जो लड़ाई वगैरह है इसका लेवल तो एकदम अलग है जितना आज तक मैंने देखा उस लड़ाई से। और हम देखते कि शाम हो चुकी होती है, और कोई बोलता चलो, और आयरन ब्लेड हाउस के सिपाहियों के रुकने की जगह यहाँ पर है। वुमन बोलता थैंक यू।
और वहां पर हम देखते हैं कि ये भी होती है और बोलते सेकंड कजन, और मुझे आपकी चिंता हो रही थी जब मुझे आपका एक लेटर मिला था, और आखिर तुम्हारी हेल्थ कैसी है? वो मुझे बोलता यही है, अब मैं ठीक हूँ। और आखिर तुम्हारा क्या क्या किसी को चोट लगी है? ये बोलते कि हम लोग ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ ज्यादा चोट नहीं लगी है, लेकिन जो 10 डीमन वॉरियर्स थे वो अचानक से आगे, और जो अंकल बेक जो यंग थे, वो मुझे बोलता अरे नहीं। और वो मन में सोचा भले मुझे बस उसका चेहरा ही पता था, लेकिन मैं उसकी स्माइल के साथ में काफी ज्यादा इंप्रेस था, जो कि उसके चेहरे से कभी गायब नहीं हुई थी। और आखिर इन पैरासाइट जैसे बास्टार्ड की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के एक मेंबर को चोट पहुंचाने की? ये बोलती सेकंड कजन, मैं माफी चाहती हूँ, और मुझे एक मैसेज मिला है कि अभी एक मीटिंग होने वाली है, तो चलो बाद में बात करते। वुमन बोलता ठीक है तुम जाओ। वुमन मन में सोचा कि ये आयरन ब्लेड हाउस की जो आर्मी है ये अभी 40% से भी कम है, और टोटल जितने भी हमारे सिपाही उसमें, और मुझे यहाँ पर कोई भी इनविंसिबल व्हाइट लोटस के ग्रुप के लोग नहीं दिख रहे, और ये ने वही किया जो मैंने उसको बोला था। एक बंदा आते हो कहता मिस्टर सॉन्ग और एक नया मिशन है। वुमन बोलता नया मिशन? और हम देखते कहीं पर कोई बोल रहा था चलो सभी लोग उठ जाओ और हमें एक नया मिशन मिला है, और हमें रात को नजर रखने के लिए जाना है। और कोई बोलता है हाँ बिना आराम किए। वुमन बोलता है कि जो ब्लैक बुल गैंग के बास्टार्ड है वो उनके सिपाहियों को अलग अलग भेज रहे हो, और आगे भेजकर सीक्रेटली हमारे सबके सामने भेज रहे हो, इसीलिए हर एक यूनिट को 3 डायरेक्शन में नजर रखनी होगी। एक बंदा बोलता है नजर रखनी बस, और ये मिशन तो बस हमारी एबिलिटीज को कुछ ज्यादा ही कम नहीं समझ रहा है। और रेमी बोलते है कि जितने भी ये चीजें थी यार, रात को ही हमें नजर रखने के लिए क्यों भेजा जा रहा है? वुमन बोलता चलो ऑर्डर तो ऑर्डर है, और हम लोग अपने सिपाहियों को 3 ग्रुप में बांट लेंगे। और सभी लोग बोलते हैं अरे यार तो मैं रामी के साथ में टीम अप नहीं होना चाहता हूँ। दूसरे लोग भी बोलते हैं मैं भी रामी के साथ में नहीं जाऊंगा। और वुमन बोलता ठीक है चलो तो मैं रामी के साथ में जाऊंगा, और बाद में वो अलग अलग लोगों की टीम बनाता और बोलता तुम लोग ऐसे चले जाना। अंत में हम देखते हैं कि वुमन, मारा और रामी एक साथ में कहीं जा रहे होते। वुमन मन में सोचा अच्छी बात है कि हमें अभी तक कोई दुश्मन नहीं दिखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर सामने कोई दुश्मन की एक्टिविटीज भी हो रही है। मारा बोलते कि वुमन, और हमारा भागने का रास्ता ब्लॉक हो चुका है, और दुश्मन बहुत ही ज्यादा दूर से हमारे पीछे आ रहे। वुमन बोलता सच में? और मन में सोचा मुझे कुछ महसूस भी नहीं हुआ यार, और अगर अगर मारा ने उनकी प्रेजेंस को अभी फील किया तो वो जरूर काफी ज्यादा स्किल वाले होंगे। वुमन बोलता है कि रामी और हम लोग घेर लिए गए, और मुझे लगता है कि जो दुश्मन है उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, और हमारे जितने भी नजर रखने वाली स्क्वाड थी उनको मारने की कोशिश की हमारे बेस के पास से ही। और रामी बोलते तो आखिर हमें क्या करना चाहिए? वुमन बोलता है कि हम लोगों को वापस यहाँ से ब्रेक थ्रू करना होगा और बेस की तरफ वापस जाना होगा, और सबसे पहले एक सिग्नल भेज देते आसमान में भागने के लिए, और वो एक रॉकेट भेजता आसमान में। रामी बोलती हाँ क्या ये ठीक रहेगा, और हम लोग तो दुश्मनों से घेरे हुए। वुमन बोलता आखिरकार हम पर हमला होने वाला तो हमें लड़ना तो हो गई, और ध्यान से रखना, और तुम बिल्कुल भी सोना मत रामी। रामी बोलती कि हाँ और मुझे बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए, और बिल्कुल भी नहीं, और ऐसा वो बोले जा रही होती है। और तभी हम देखते कि बहुत सारे तीर चलते। वुमन अपना एक पाम से हमला करते हुए बोलता कि वो लोग आ रहे, और पीछे से बहुत सारे सिपाही आते हुए बोलते कि मरो। रामी बोलती आखिर ये किसने डिसाइड किया, और क्या होगा कि अगर मैं मरना ना चाहूँ? और ऐसा बोलते हुए उन सभी लोगों को काट डालती है। वुमन भी बोलता है कि विंड फ्यूरी पाम, और एक हमला करता है और उन लोगों को उड़ाया जा रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये चीज रेमी वहां पर उन सिपाहियों को काट डालती है। वुमन भी विंड फ्यूरी पाम का इस्तेमाल करके उनको उड़ा देता है, और जो मारा होती है वो भी उन सभी की गर्दनें काट देती है इनविजिबल ब्लेड से। और तभी हम देखते हैं कि कोई बोल रहा था कि ये तो पागलपंती है यार, और ये बस 3 ही लोग हैं, और आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? और तभी कोई बोलता सर चिंता मत करो, और जो चो मो ग्वांग है जो कि चॉइस हेवनली घोस्ट में से एक है, और वो हमारे यहाँ पर कुछ सिपाहियों के साथ में आ रहे। वुमन मन में सोचा कि चो मो ग्वांग और चॉइस घोस्ट में से तीसरे रैंक पर आता, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है यार। और इसी के साथ में वुमन चिल्लाता कि रामी और जल्दी से तुम बेस में वापस जाओ और इस सिचुएशन को रिपोर्ट करो, और मैं वो लोग जो हमारा पीछा कर रहे हैं उनको यहीं पर रोक दूंगा। रामी बोलती लेकिन मैं तुम दोनों को ही यहाँ पर ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। वुमन बोलता हमारी चिंता मत करो, और तुम्हारी जो नेक्रोलेप्सी है, मतलब कि वो बार बार एकदम से सो जाने की जो बीमारी है, और वो तुम्हें बहुत ज्यादा रिस्क में डाल सकती हो, और अभी के भी जाओ। तो रामी बोलती ओ ठीक है, और तुम अपना ध्यान रखना। और जब वो वहां से जा रही थी वुमन बोलता चलो, और फाइनली अब मैं इस चीज को ट्राई कर सकता हूँ। वुमन बोलता मारा, और मैं वो चीज इस्तेमाल करने वाला जो कि मैंने तुम्हें देखकर सीखी, और क्या है तुम्हें ठीक रहेगा तुम्हारे साथ में? तो मारा बोलती ठीक है, और वुमन और मारा दोनों ही जैसे परछाइयों में गायब होने लगते, और वो बोलता है कि चलो साथ में ये ट्राई करते। और सामने वाले लोग बोलते अरे यार वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। और तभी दूसरा एक बंदा बोलता चिंता मत करो, और चॉइस घोस्ट में से तीसरे प्लेस वाले सर चो मो ग्वांग यहाँ पर आ चुके हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हम इसको मोगवांग बोलेंगे, और हरे बाल वाला बंदा एक आता है और बोलता है कि वो लोग मर्डरस आर्ट इस्तेमाल कर रहे हो सब लोग ध्यान से। और वो एक जगह पर हमला करता है, और एकदम वहां से वुमन निकलता है, और वुमन बोलता है हाँ इसने ऑलरेडी नोटिस भी कर लिया यार। और मोगवांग बोलता है कि आखिर ये क्या है, और ये तो बस एक नौजवान सा बंदा है यार। और वुमन बोलता है इस तरह की चीज ये सुन सुनकर मैं थक चुका हूँ, और वो पीछे वाले लोगों पर अपने विंड फ्यूरी पाम से हमला कर उड़ा देता है। मोगवांग बोलता है ओह, और लगता है कि तुम कोई नॉर्मल ऐसे बंदे नहीं हो यार। और तभी वो पीछे नोटिस करता है कि मारा भी वहां पर लोगों को काटे जा रही होती है, और वो लोग बोलते हैं ये तो एक भूत है यार। और कोई बोलता है कि उस असेसियन को घेर लो, और यहाँ पर बस ये एक ही तो है। और मुगवांग बोलता है कि ओह, और ये क्या तुम्हारी लड़की है क्या, और तुम्हारी बंदी है क्या, और चलो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, और बाद में तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर मैं उस लड़की का रेप कैसे करता हूँ।
और वुमन ये सुनता और एक उसको मारता है तलवार से और बोलता थैंक्स। और ये चीज क्लियर करने के लिए कि आखिर मुझे यहाँ पर तुम्हें क्यों मारना चाहिए। और इसी के साथ में वो दोनों लड़े जा रहे होते और मोगवांग मन में सोचता डैम इट यार, और उसकी जो मूवमेंट्स है वो अनप्रेडिक्टेबल है। वो मन बोलता ये सच में देखते हुए अच्छा लग रहा है कि तुम्हें मुश्किलें हो रही है। और वो मन में सोचता है कि ये कैसे यार, ये मेरी नई जो तलवारबाजी की स्किल है जो कि रेमी की यूनिक स्किल के साथ में मैंने कंबाइन की है। और सामने वाला मोगवांग मन में सोता उसके हमले चारों तरफ से आ रहे यार, और ये अनप्रेडिक्टेबल है स्वॉर्डमैनशिप, और क्या ये बस उसके सेंस का इस्तेमाल करके हमला कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि कुछ तीर चलते और 3 लोग ऐसे मर जाते हैं और हम देखते हैं कि मारा के हाथ में वो क्रॉसबो होता है। और मोगवांग बोलता है अरे यार इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, और आखिर ये लोग है कौन। और वो मन में सोता मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि ऐसे ताकतवर लोग भी यहाँ पर होंगे। और वो बोलता है चलो, और मैं अब तुम्हें मेरे अल्टीमेट पंच का इस्तेमाल करके खत्म कर दूंगा। और वो एकदम से वुमन को एक मारता है और बोलता है कि मरो। और इसी के साथ में लेकिन हम देखते हैं कि वुमन एकदम से उसके पीछे पहुंच जाता है और बोलता है कि ओह, और ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि तुम अपनी नजरें मुझसे ना हटाओ, समझे। और वो बंदा कहता क्या। और तभी वुमन पीछे से अपनी तलवार उसकी छाती में घुसा देता है और उसको मार डालता है। और आगे वो बोलता है मुझे पता नहीं कि आखिर इस बार तुमने कितने सारे लोगों को मारा होगा, लेकिन चलो, और अब तुम सारे लोगों का दर्द लेकर नर्क में जाओ। और बाद में मारा भी वहां पर आती है और दूसरे लोग बोलते हैं 1 मिनट, और सर चो मोगवांग मर चुके हैं और हार चुके हैं, चलो यहाँ से भागो। और सभी लोग वहां से भागने लगते। मारा बोलते कि वुमन और तुम्हारी सेंसुअल स्वॉर्डमैनशिप काफी ज्यादा अच्छी थी। वुमन बोलता है मारा, और तुमने मेरी तलवारबाजी देखी थी जब तुम लड़ रही थी। मारा मन में सोचती कि मैं तुम्हें हमेशा देखती रहती हूँ वुमन, और क्योंकि तुम किसी भी पल खतरे में पड़ सकते हो। वुमन बोलता असल में ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन क्योंकि उसकी अटेंशन तुम्हारी तरफ जा चुकी थी तो इसलिए मैं उसको आसानी से हरा पाया। मारा बोलती हो ऐसी बात है। आगे वुमन बोलता चलो बाय द वे, और इतनी सारी लाशें बस एक पलक झपकते ही यार। और वो मन में सोता इतने कम समय में ही मेरे हाथों से इतने सारे लोग मर चुके, और यहाँ तक कि भले ये लोग मरना डिजर्व करते थे, लेकिन जब भी मैं उन लोगों की लाशें देखता जो मेरे हाथों से मरे होते तो मेरी छाती बहुत ज्यादा भारी लगती है यार। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज्यादा भारी पत्थर रख गया हो मेरे दिल पर। और ये चीज, और भले मैं इसको कितना भी देखूं लेकिन मुझे इसकी आदत नहीं पड़ने वाली। मारा बोलती वुमन आखिर तुम क्या कर रहे हो। वुमन बोलता कुछ नहीं, चलो चलते हैं। और वो दोनों वहां से चलने लगते हैं। वुमन मन में सोचता मेरे नाना जी ने जैसा मुझसे कहा था, और मैं उस आइडिया के साथ में जी रहा था कि बुरे लोगों को मारना एक गुनाह नहीं और मुझे ऐसे ही सोचना होगा, लेकिन क्या मैं एक तलवारबाज बन सकता हूँ जस्टिस का, आखिर इतना खून देखने के बाद भी। और मुझे सच में कुछ पता नहीं, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है यार। और हम देखते कहीं पर कोई बोलता है कि चलो, और लीडर ऑफ द विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट, और आखिर क्या हुआ। और मैंने सुना था कि दुश्मनों ने तुम्हारे लिए एक ट्रैप सेट किया था तुम्हारी नजर रखने वाली टीम पर। वुमन बोलता है कि हाँ, और इसीलिए हम उनको हराकर अपने बेस में वापस आए। और ये फैक्ट देखते हुए कि वो लोग हमारे नजर रखने वाली स्क्वाड को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, तो ब्लैक बुल गैंग के यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जगह पर भी ऐसे यूनिट भेजी हो सकती है। और सामने एक बंदा बोलता तो क्या तुमने उन सबको मार दिया, और यहाँ तक कि उस चो मो गुआंग को भी, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूँ। और हमें बताया जाता है ये जस्टिस कॉलेजन के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का लीडर होता है और इसका नाम ली चोंग होता है। वुमन बोलता है कि भले ही मैंने मारा की मदद ली, लेकिन आखिर मैंने तुम्हें जो कहा है वो बात सच है। ली चोंग बोलता है कि हाँ, जिंदा आना दुश्मन के जाल से ये भी सच में काफी ज्यादा काबिल तारीफ है, लेकिन तुम अपनी रेपुटेशन बढ़ाना चाहते हो ये बोलकर कि तुमने सबको मार दिया। वुमन बोलता है कि ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन ये चीज मेरे लिए सहनी मुश्किल है कि तुम मुझे यहाँ पर ये झूठ बोलने वाला बता रहे हो। और सामने वाला बंदा बता क्या, और तुम ये सह नहीं सकते हो, और क्या ये एटीट्यूड है कि जो हमारे अगले जनरेशन वाले लोग हैं जो वॉरियर, वो एक लीडर को दिखा रहे। वुमन बोलता है भले मैं नौजवान हूँ, लेकिन मैं पाम एम्परर का पोता हूँ, समझे। और मेरा रैंक ऑलमोस्ट उन लोगों के जितना सेम होगा जो कि किसी सेक्ट के लीडर होंगे, समझे। और सामने वाला वो लीडर बोलता है कि भले ही तुम्हारा रैंक ज्यादा हो, लेकिन तुम फिर भी उम्र में मुझसे कम हो, समझे। और ये एक फैक्ट है, और बड़े लोगों की इज्जत करना ये तो सबसे ज्यादा नॉर्मल चीज है, समझे, और ये तुम्हें याद रखनी चाहिए। वुमन बोलता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूं जबकि तुम गलत चीज बोलते हो, और तो आखिर तुम्हारे जैसे लीडर और उन जैसे जो डिक्टेटर होते हैं उनमें फर्क ही क्या है, जो कि बस फालतू की और झूठी चीजें सुन। और वो ली चोंग बोलता है कि ये बास्टार्ड, इसकी हिम्मत कैसे मेरे सामने ऐसे बात करने की, और तुम छोटे। और वुमन भी गुस्सा हो रहा था और वहां से जाते बोलता हाँ चलो अभी के लिए रुक जाते, और हम लोग अभी अर्जेंट सिचुएशन में, और अभी ऐसा बोल देते चलो मेरे से गलती होगी बस, और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो तुम उस जगह पर खुद जा सकते हो जहां पर मैं लड़ा था और चेक कर लेना, और मैं अभी जा रहा हूँ। और वो लीडर बोलता है ये बास्टार्ड। और वुमन मन में सोता है अरे यार, और आखिर चीजें बदलती क्यों नहीं है। और जो ये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का लीडर है ली चोंग, और क्या ये सच में इस तरह से बात कर पाता अगर मेरी जगह पर मेरे नाना जी होते, और अगर इस दुनिया के अंदर मेरे नाना जी से और भी इंसान होते तो ये दुनिया सच में बहुत ही ज्यादा अलग होती है अभी तक। और नाना जी जो आयरन ब्लेड हाउस है वो भी खतरे में, और आखिर आप अभी कहाँ पर हो। और जब वो ये सब सोच रहा होता है तो हम कहीं और का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वुमन के नाना जी एक छोटी बच्ची के सामने बैठे होते और बोलते कि बच्ची, और मैं यहाँ पर हूँ ताकि तुम्हारे जो तुम रो रही हो तो तुम्हारी मदद कर सकता हो, तो क्यों ना तुम रोना छोड़ दो, अभी बंद कर दो। और वो लड़की रोई जा रही होती है, बोलती सॉरी और मैं सच में माफी चाहती हूँ। तो
पाम एम्परर बोलता कोई बात नहीं, और तुमने जरूर वही चीज की होगी जो तुम्हें करने के लिए कहा गया होगा नहीं, और यहाँ पर कुछ 900 है या फिर कुछ 1000 के आसपास कातिल है जिन्होंने कि तुम्हें और मुझे घेर कर रखा है। और वो लड़की बोलती हाँ, और आपको पता था लेकिन फिर भी आप मुझे बचाने के लिए आ गए। पाम एम्परर बोलता है कि हाँ तो अब रोना बंद करो, और वहां पर बहुत सारे कातिल होते। पाम एम्परर बोलता है कि भले कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ये पक्का करूंगा कि तुम्हें चोट ना लगे, समझी बच्ची, तो इसलिए रोना बंद करो। और इसी के साथ में उस बच्ची को गोद में उठाता और कहता कि शायद ये बंदे ये उस सेंस ऑफ गिल्ट का इस्तेमाल कर रहे जो कि मैं अपनी जब बेटी को देखता तो वो मेरे दिमाग में आता था, लेकिन तुम लोग सच में बहुत ज्यादा पछताओगे कि तुमने इस छोटी भोली बच्ची का इस्तेमाल किया एक चारे के रूप में, और चलो मेरी तरफ आ जाओ। और इसी के साथ हमारा ये कि पाम एम्परर बोल रहा था कि तुम लोग सच में बहुत ज्यादा पछताने वाले हो कि तुमने इस छोटी सी भोली बच्ची का इस्तेमाल किया एक चारे के रूप में, और चलो मेरी तरफ आ जाओ। और जो 1000 कातिलों ने उसको घेर कर रखा होता है वो सभी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, और जैसे वो मारने वाले होते हैं वो लड़की जोर से चिल्लाती है, और पाम एम्परर ऊपर हवा में कूदता है, और हवा में कूदकर ऊपर से एक पाम का हमला करता है, और वो जितने भी नीचे लोग होते हैं उनको पिचका डालता है अपने हाथ से ही। और आगे पाम एम्परर बोलता है चलो, और अब बस कुछ 900 लोग ही बचे हैं। और इसी के साथ में जो दूसरे असेसन होते हैं वो भी उसकी तरफ बढ़ते हैं, और पाम एम्परर अपने हाथ से एक और हमला करता है और उन लोगों को भी मारे जा रहा होता है। एक सामने वाला बंदा बोलता है हमारी टेक्निक उसके सामने काम नहीं कर रही है, और सभी लोग साथ में ही बढ़ो। और ऊपर से पाम एम्परर बोलता है कि तुम बेवकूफ हो, और वो लड़की को बोलती है कि प्लीज मिस्टर और मुझे नीचे रख दीजिए, और अगर आप मुझे ऐसे ही पकड़ के रखोगे तो आप भी मारे जाओगे। पाम एम्परर बोलता है कि यहाँ तक कि इतनी जिंदगी के खतरे में भी तुम मेरी चिंता करिए, और तुम सच में एक अच्छी बच्ची हो, लेकिन चिंता मत करो बच्ची, और मैं सच में इन जैसे जानवरों से नहीं डर सकता जो कि एक छोटे से बीस्ट से भी गए गुजरे हैं। और इसी के साथ में उसके हमले से सामने वाले लोग मरे जा रहे होते हैं। और आगे हम देखते हैं कि पाम एम्परर जब जमीन पे उतरता है तो आसपास में 1000 लोगों की लाशें होती है, और वो लड़की बोलती है एक पल में। पाम एम्परर बोलता है कि हाँ ये खत्म हो गया बच्ची, और वो लड़की कहती शायद आप यहाँ पर आसमान से नीचे आए हो ताकि आप इस इविल को सजा दे सको, और क्या आप एक सेलेस्टियल हो? पाम एम्परर कहता है एक सेलेस्टियल? हाँ मैं एक सेलेस्टियल हूँ, और मैं तो बस एक प्यारी सी और छोटी सी क्यूट सी बच्ची का पिता हूँ तुम्हारे ही जैसी। और वो बच्ची बोलती थैंक यू मुझे बचाने के लिए। पाम एम्परर बोलते चिंता मत करो, और आखिर तुम रहती कहाँ पर हो, मैं तुम्हें घर पे ले जाऊंगा। तो बच्ची बोलती कि जिस जगह पर मैं रहती थी उसको पूरा जला दिया गया, और अब वो जा चुका है, और मेरे जो पड़ोसी परिवार उन सबको इन लोगों ने मार दिया। पाम एम्परर बोलते ओ ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले चलता हूँ। और वो गुस्से में मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर हर जगह पर मुझे ऐसी मूवमेंट्स दिख रही है, और वो लोग इस तरह का गुनाह कर रहे हैं और मुझे बस रोकने के लिए, और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा मूचोन, मतलब कि हेवनली आर्ट सेक्ट। और आगे हम कहीं और का सीन देखते हैं जहां पर कि कोई बोलता है ये वो जगह है जिसके बारे में कि संग वुमन ने बोला था, और नहीं भले मैं इसको कितना भी देखूं लेकिन जो भी चीजें उसने कही वो बात सच लग रही है। और कोई बोलता है ओह, और क्या उस यंग मैन ने सच में उस चोमो गुआंग को अकेले मार दिया क्या? और एक बंदा बोलता लगता है कि हमने संग वुमन को कुछ ज्यादा कम समझ लिया था। दूसरा बंदा बोलता है कि लगता है हमने भी बड़ी गलती कर दी यार। और जो वो लीडर होता है वो बोलता है अरे नहीं। और हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जैसे कि सारे जितने भी वो साथियों की फोर्स थी, जितने भी दोस्त वगैरह सब इकट्ठा हो चुके थे, और ये जस्टिस कोलाइजन की जो 3 आर्मीज थी वो फाइनली ऑर्गेनाइज हो चुकी थी एक साथ में। और अब बस जो ये जस्टिस कोलाइजन था ये दुश्मन की ताकत के सामने एकदम इक्वल ही नहीं था, लेकिन हमारे साथ में जो फिस्ट एम्परर की एग्जिस्टेंस थी और जो जस्टिस कोलाइजन था जैसी उम्मीद थी वो अब और भी ज्यादा एडवांटेज बन चुकी थी हमारे लिए लंबी लड़ाई में। और कहीं पर वुमन बोलता है 1 मिनट, और आखिर मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के साथ में एक्शन में क्यों होना पड़ेगा? और कोई बोलता है तुम्हें जरूर वो बुढ़े आदमी ली चोंग का चेहरा देखने से नफरत होगी नहीं? वुमन बोलता है अरे यार, और उसने थोड़ी बहुत भी अच्छाई सीखे बिना उसकी उम्र इतनी बढ़ गई। दूसरा बंदा बोलता है कि वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक इसी बुढ़े बेवकूफ का। और हम देखते कहीं पर जब संग वुमन से अलग होने के बाद में 2 दिन बाद में ली चोंग और उसके जो लोग थे वो दुश्मनों का पीछा कर रहे थे, लेकिन जब ब्लैक बुल गैंग की एक अलग आर्मी और 10 डीमन वॉरियर उनके साथ में हमला करने आए तो ली चोंग और उसके लोगों को वो बस हारे ही नहीं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डर कर वहां से भाग भी गए। और जो ब्लैक बुल गैंग के अलग अलग वॉरियर्स थे उनको डर लग रहा था कि वो लोग एक एक करके हार जाएंगे, और इसीलिए वो 4 अलग अलग ग्रुप अब एक ग्रुप बन चुका था। और इसीलिए जो दूसरे जो ब्लैक बुल गैंग के लोग करीब आते जा रहे थे तो ली चोंग ने यहाँ पर जितने भी रेजिमेंट स्वॉर्ड के लीडर को भी बुलाया था और ऑर्डर देने के लिए। और कोई बोलता चलो ये पूरे ऑपरेशन की बात है, और जो लोग उड़ने वाले स्टेप के अंदर स्पेशलाइज करते हैं वो लोग यहाँ पर एक अलग अलग राउट पे जाएंगे और दुश्मनों को सामने से रोकेंगे, और बाकी सारे लोग उनको पीछे से पकड़ेंगे। वो उन बोलता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और लेकिन जो आगे और पीछे वाले जो फोर्स है उनको साथ में लड़ना ही शुरू करनी चाहिए। और जो सामने वाला वो लीडर बोलता है मुझे भी ये चीज पता है, लेकिन अगर हम लोग साथ में नहीं लड़ेंगे तो दोनों ही ग्रुप अलग अलग अगर एक एक टाइम पे हरा दिए जाएंगे। वो उन बोलता है मैं और मेरे जो विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट के लोग हैं हमारे पास में मार्शल आर्ट की स्किल्स ज्यादा है, और इसीलिए हम लोग वहां पर फ्रंट और रेयर दोनों ही फोर्स के साथ में लड़ सकते हैं। और वो लीडर कहता है कि हाँ विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट के जो लोग हैं उनका मार्शल आर्ट की स्किल हमसे ज्यादा बेहतर है, और मैंने तो ऐसी चीज कभी नहीं सुनी।
और विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट उसको 5 स्वॉर्ड ऑफ हेवनली जस्टिस में सबसे कमजोर कहा जाता है। और आगे वो लीडर बोलता है कि भले अगर ये चीज होती कि तुम ताकतवर हो तो आखिर तुम अपने लोगों को सबसे आसान मिशन पर क्यों ले जाओगे, और अगर तुम लोग सबसे ताकतवर हो तो तुम्हें सबसे आगे चलकर लीड लेनी चाहिए। नहीं, वुमन बोलता सबसे आसान मिशन है और मुझे लगता है कि तुम मेरे शब्दों को समझ नहीं पा रहे हो। और वो लीडर कहता है कि क्योंकि तुम इतने ताकतवर हो कि तुम बहुत सारे सिपाही को अकेले ही हरा सकते हो ब्लैक बुल गैंग के, तो क्यों ना तुम मुझे ज्वाइन करो और मेरे सामने दुश्मनों को सामने से रोकोगे। वुमन बोलता क्या, और वो मन में सोचता मुझे शांत होना होगा यार, इस चीज को सहना होगा। और वो बोलता ठीक है चलो, तो मैं तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करूंगा। और वो लीडर बोलता चलो, और अब जो ऑपरेशन है वो एक ही पल में शुरू हो जाएगा और जितने भी लोग हैं सभी लोग तैयार हो जाओ। और इसी के साथ में कोई बोलता ली चोंग और ये बुढ़ा कहीं का, और मारा बोलते कि मेरा भी ये हथियार रिपेयर कर देना। और वुमन गुस्से में गालियां देते हुए तलवार रिपेयर कर रहा था। वो बोलता मारा, और ये तो वो हथियार है ना जो डेंग्यूक लेकर जा रहा था, और तुम थी जिसने इसको चुरा लिया, और वो कितना ढूंढ रहा था यार इसको, और पूरी जगह पर वो ढूंढे जा रहा था। मारा बोलते और ये एक सीक्रेट है। वुमन बोलता कि हाँ, और आगे वो बोलता मारा तुम्हें ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, और तुम्हें पता है ना कि आखिर डेंग्यूक इस चीजों के बारे में कितना सीरियस है। और जो डेंग फैमिली के लोग होते हैं वो जब उनके हथियार और जहर बाहर की तरफ लीक हो जाते तो मेरे नाना जी ने मुझसे कहा था कि वो लोग जो गुनहगार होता है उसको नर्क तक उसका पीछा करते भले वो कोई भी हो। मारा बोलते ये चलेगा यार, और ये वेपन ब्लड इसको मैं इसको ज्यादा इस्तेमाल कर सकती हूँ और उससे ज्यादा लोगों को मार सकती हूँ। वुमन बोलता हाँ ये बात तो सच है, और मारा बस सच ही बोल रही है और मुझे पता है कि उसके कोई बुरे इरादे नहीं है, और ऑफ कोर्स अगर मारा इसको इस्तेमाल करेगी तो ये बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। वुमन बोलता चलो, और अब से ये मत करना, मेरा मतलब कि जो चीजें वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी अगर तुम पकड़ी जाओगी। और तभी वहां पर रामी आते हो, बोलते संग वुमन। वुमन बोलता ओ रामी, और क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे हथियार भी पॉलिश करके दे दूं? रामी बोलती नहीं, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आई थी क्योंकि तुमने मुझे बेस पर सुरक्षित भेज दिया था और मुझे कोई समय ही नहीं मिला था तुम्हें थैंक यू बोलने का। वुमन बोलता ओ ये तो ठीक है, और मैंने बस वही किया जो मुझे तुम्हारे लीडर के रूप में करना चाहिए था। रामी बोलती कि जो जेन्युइन था वो बिल्कुल भी तुम्हारे जैसा नहीं था, और वो हमेशा मुझे एकदम गंदी नजरों से देखता था जब मैं सो जाती थी। वुमन बोलता एक मिनट, और क्या तुम्हारी जो नेक्रोलेप्सी है इसका कोई इलाज नहीं है क्या? तो रामी बोलती है नहीं, और यहाँ पर एक कोई ऐसे इलाज तो नहीं, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था, और एकदम से वो सो जाती है। वुमन बोलता रामी, और वो वापस उठते हुए कहती है अगर मेरी मार्शल आर्ट स्किल्स बढ़ जाएगी और मैं एब्सोल्यूट लेवल तक पहुंच जाऊं तो मेरे जो ये नेक्रोलेप्सी है इसका इलाज हो सकता है। वुमन बोलता है कि हाँ तब तो हो ही जाएगा, और मेरे नाना जी ने भी कहा था कि अगर तुम एक एब्सोल्यूट मास्टर बन जाते हो तो तुम पूरी तरह से अपनी बॉडी और सारी चीजों को अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हो। रामी मन में सोची कि मैंने आज तक किसी से भी इतने लंबे समय तक बात नहीं की, और खास करके बचपन में मुझे जब इतनी चोट पहुंचाई गई थी तो मैं हमेशा दोस्त बनाने से डरती थी, और मर्दों से तो मैं कभी भी बात ही नहीं करती थी। लेकिन जहां तक बात रही संग वुमन की, उसने कभी भी मुझे किसी बुरे इरादे से नहीं देखा, और मैं वुमन के साथ में और बात करना चाहती हूँ। आगे हम देखते हैं कि वुमन बोलता है कि आखिर तुम्हारे पिताजी कैसे थे? और रामी बोलती कि मेरे पिताजी, उनको एक अलग ही मार्शल आर्ट की स्किल मिली थी बहुत मेहनत से, और उसने मुझे सेंसुअल स्वॉर्डमैनशिप सिखाई थी। वुमन बोलता सेंसुअल स्वॉर्डमैनशिप, और वो मन में सोचता कि भले उसने मुझे अपने बचपन के बारे में ज्यादा नहीं बचाया, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत ये महसूस हो रहा है कि बहुत सारे मर्दों ने उसको हर्ट किया होगा, और ताकि इसको बाद में सेंसुअल स्वॉर्डमैनशिप सीखनी पड़ी। और अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि उसके साथ में क्या होगा। और बेचारे रामी। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही थे कि कोई भोपू बजाता और बोलता अभी जाने की तैयारी करो, और जो वुमन होता है और रेमी बात कर रहे होते हैं। वुमन बोलता रेमी और चलो अब यहाँ से चलते हैं। रेमी बोलती हाँ, और वो बाद में वुमन को देखते सोती संग वुमन। और इस लड़ाई के बाद में मैं उसके साथ में और स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। और जब ये बाईपास आर्मी जा रही थी और वो अलग अलग लोग थे जिनकी की बहुत ही ज्यादा तेज स्टेपिंग स्किल्स थी, तेजी से दौड़ने वाली, और जब तक कि आपको ज्यादा समय नहीं लगा था जब तक कि वो उस ब्लैक बुल की अलग आर्मी से मिल पाए। और उस समय ब्लैक बुल गैंग उन्होंने भी बाईपास आर्मी को डिस्कवर कर लिया था, और दुश्मन को इतना ज्यादा सावधान देखकर जो ली चोंग था वो लीडर, वो थोड़ा सा डर गया था। और ली चोंग बोलता है कि अगर हम लोग अभी लड़ेंगे नहीं तो उन लोगों को हमारे प्लान्स के बारे में तुरंत पता चल जाएगा और भाग जाएंगे। वुमन बोलता नहीं, और हमें शांति से रहना होगा और इंतजार करना होगा, और अगर हम लोग अभी लड़ेंगे तो पीछे वाले जितने भी सिपाही वो हम तक पहुंच जाएंगे और हम लोगों का बहुत बड़ा लॉस होगा। तो वो जो लीडर होता बोलता आखिर तुम्हें क्या ही पता है, और अगर तुम बस एक छोटे से रेजिमेंट के लीडर हो, और अगर हम लोग इस मौके को खो देंगे तो हमें कोई दूसरा चांस भी नहीं मिलेगा ऐसा। और वहां से जाते कहता चलो और उन लोगों को फॉलो करते हैं। हमारा वुमन जोर से गुस्सा होता है, बोलता कि डैम इट, और ये बुढ़ा बेवकूफ कहेगा। और उसके स्क्वाड वाले लोग हंस रहे होते हैं, और एक बंदा बोलता है हमारे बॉस अभी सच में बहुत ज्यादा हमारी तरफ बात करने लगे गाली देकर उस ओल्ड मैन के कारण। और वुमन बोलता शिट चलो, और अब क्या ही कर सकते हो, और मेरे साथ में चलो। और वहां पर वो लीडर लड़ते हुए बोल रहा होता है कि हम लोग इस ग्यूम गैंग से लड़ेंगे जो कि 10 डीमन वॉरियर्स में से एक है। और हम देखते हैं कि वो 10 डीमन वॉरियर्स में से एक जो होता है वो बोलते चलो अपनी पूरी ताकत लड़ा के लड़ो।
और अगर हम लोग यहाँ पर देर कर देंगे तो हम मारे जाएंगे और हम लोगों को इनको मारना होगा इससे पहले कि इनके जितने भी सारे सिपाही यहाँ पर है उससे पहले। वुमन मन में सोचा उन लोगों को पता चल गया जैसी उम्मीद थी, लेकिन आखिर हमारे जो पीछे वाले सिपाही वो अभी तक आए क्यों नहीं, और हम लोग तो अभी बहुत जल्द मुसीबत में पड़ने वाले। और यहाँ पर 4 डीमन वॉरियर्स में से एक है जो कि 10 में से 4 है यार, और जबकि ली चोंग वहां पर उस ग्योंग से लड़ रहा है, तो मुझे यहाँ पर दूसरे 3 को रोकना होगा। वुमन बोलता तुम लोग बचे हुए सभी लोगों से निपटो और मैं वहां पर अंदर जाकर लड़ने वाला हूँ। और इसी के साथ में वुमन अलग अलग सिपाहियों के ऊपर कूदते हुए वहां पर जाता है और कुछ लोगों को मारे जा रहा होता है। मारा भी वहां पर आती है और लोगों को काटे जा रही होती है। और 10 डीमन वॉरियर्स में से एक बंदा बोलता है कि हाँ, और तुम लोगों का जरूर दिमाग खराब हो रहा होगा। और दूसरा बंदा बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने हमारे सिपाहियों के अंदर तक आने की। और वो दोनों वुमन के सामने आ जाते। वुमन मन में सोचता है 10 डीमन वॉरियर्स में से 2, और वो मन में सोचता है कि मारा यहाँ पर एक डिसएडवांटेज में अगर वो फेस टू फेस सामने से लड़ेगी। और वो बोलता है कि मारा मेरे पीछे छुप जाओ। इसी के साथ में वो अपने पाम से एक हमला करता है उन दोनों पर ही, और फिर मारा भी अपने वो इनविजिबल ब्लेड्स और चाकू वगैरह फेंक कर दूसरे सभी लोगों को मारे जा रही होती है। एक बंदा बोलता है ये मर्डरस वेपन है यार, और एक बंदा बोलता है कि ये जो नौजवान बच्चा है ये काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन हमें इसको मारना होगा। और जब वो दोनों वुमन को मारने वाले होते तभी मारा एक जगह से आती है और परछाई में गायब होने लगती है। एक बंदा कहता है कि ब्लैक मूसेंग, और वो तुम्हारे परछाई में छुप चुकी है तो ध्यान से। और तभी मारा एक के पीछे आती है और वो बंदा बोलता है 1 मिनट आखिर ये कुत्ता, और आखिर क्या वो मेरे ही पीछे थी क्या शुरू से ही। और आगे वो अपने हाथ में एक एनर्जी लाते हुए बोलता है इसका कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें। और वो बोलता है कोल्ड शेडोज का ताकतवर पाम, और मारा के पैर पर एक वार करता है। हम देखते हैं कि मारा वापस वुमन के पास में पहुंच जाती है लेकिन उसके पैर जैसे जम गया हो। वुमन बोलता है मारा तुम ठीक तो हो ना, और मारा का पैर धीरे धीरे जमे जा रहा होता है। वुमन बोलता है ये डरावनी स्किल है यार, और उसके पैर ऑलरेडी फ्रॉस्टी हो चुके हैं और अब धीरे धीरे फ्रीज होते जा रहे, और मारा बहुत बड़े खतरे में होगी अगर ऐसे चलता रहा तो। और आगे वो अपने ची का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि मुझे इस ठंडी हवा को यहाँ से भगाना होगा मेरे अनब्रेकेबल सेलेस्टियल मार्शल के आर्ट से। और इसी के साथ में मारा के ऊपर से वो बर्फ पिघलने लगती है और वो बोलता चलो, और अभी के लिए तो ये चीज मैंने रोक ली जो अर्जेंट थी। और आगे बोलता मारा मेरी परछाई में आ जाओ, तो मारा उसकी परछाई में जाते बोलते ठीक है। एक बंदा बोलता कि ये इन यंग बास्टार्ड्स के जो मार्शल आर्ट है ये काफी ज्यादा अच्छे हैं। दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, और इन जो बीज है इनको हमें पहले ही मारना होगा और वरना ये बहुत बड़े हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकते हो, और तुम मरने के लिए तैयार हो। वो मन बोलता है कि वेल मुझे लगता है कि तुम्हें भी मरने के लिए तैयार होना चाहिए। और सामने वाले दोनों लोग हमला करते हुए कहते हैं तुम कितने घमंडी हो, चलो और तुम्हारे चेहरे को मैं पहले क्रश करूंगा। और वुमन अपनी वो गोल्डन आयरन वॉल बनाते हुए सोचता है कि ये स्किल जो कि मैंने अभी तो बस सोच में ही प्रैक्टिस की हुई है, और ये वो पहले वाली मेरी टेक्निक का सेकंड वर्जन है, और इसके अंदर मैंने मारा के सिल्वर मून की भी टेक्निक का इस्तेमाल किया है। और आगे वो बोलता है सेकंड मूव ऑफ गोल्डन कैस्टल आयरन वॉल द इनपेनेट्रेबल वॉल। और इसी के साथ में सामने वाले लोग देखते रह जाते, और एक बंदा बोलता है तुम बच्चे, और आखिर तुम इतनी सारी शील्ड हमारे यहाँ पर आते हुए भी कैसे रिलीज कर सकते हो, और तुम्हारी चीख कितनी ज्यादा होगी यार। और आगे वो दोनों ही साथ में एक और हमला करते और कहते चलो एक और हमला। और तभी जब वो दीवार टूटती है वो मून के वहां की, तो मारा वहां पर आती है और एक बंदा कहता ध्यान से, और ये सिल्वर मून स्किल है। और मारा वहां पर होते हुए किसी दूसरे से लड़ने जाती है लेकिन वो मून एक की तरफ आते सोचता है कि ये काले बाल वाला बंदा उसकी जो अटैक पावर है दूसरे से ज्यादा ताकतवर है और मुझे इसको पहले हराना होगा। और वो मून बोलता है कि आइस स्टॉर्म, तो सामने वाला बंदा मन में सोचता है 1 मिनट, और आखिर ये जो नए नए लोग हैं ये इतने ताकतवर क्यों है यार। और तभी सफेद बाल वाले बंदे से जहां पर मारा लड़ रही होती है वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पर इन लोगों की साइड में भी इतने ज्यादा ताकतवर वॉरियर्स होंगे यार, और मुझे मदद की जरूरत है। और वो बोलता है कि ह्यूल रैंक, और ह्यूल रैंक बोलता है कि हाँ मुझे पता है, और ये भी एक हाई रैंक वाला बंदा होता है 10 डीमन वॉरियर में। और वो बोलता है कि मैं इन बास्टार्ड्स के गले ही काट दूंगा, और एक चेन फेंकता है और वो चेन वुमन की तलवार पर लपेटी जाती है। और आगे वो बंदा बोलता है चलो और तुम पकड़े गए, और वुमन की एक तलवार वो खींच रहा होता है और वुमन दूसरे हाथ से एक तलवार से लड़े जा रहा होता है। और वो मन में सोचता है कि उसकी चेन के अंदर एक ताकतवर फोर्स है, और ये चेन और जो इसकी चेन है वो ऑलरेडी इतनी ताकतवर है तो इसीलिए इसको काटना भी मुश्किल हो रहा है। मारा बोलती वुमन, और सफेद बालों वाला बंदा बोलता है कि आखिर तुम कहाँ देख रही हो। और तभी हम देखते हैं कि मारा के ऊपर वो कुछ हमले करता है और मारा के कंधे पर भी एक लगती है। वुमन बोलता है कि मारा, और इसी के साथ में वो अपनी तलवार को ही छोड़ देता है और वो चेन वाली तलवार उधर पीछे जा रही होती है। तभी वुमन तलवार से एक हमला करता है और उस सफेद बालों वाले बंदे पर मारता है, और जो चेन वाला बंदा होता है वो बोलता है डैम इट यार, और उसने अपनी तलवार को ही फेंक दिया। एक तरफ हम देखते हैं कि वुमन ने उस बंदे के हाथ पर कट मार दिए होते, और पीछे से एक बंदा होता है कहता है कि तुम्हारी जो ब्लाइंड साइड है वहां पर मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम गए काम से और मरो। और तभी मारा आते हुए बोलते कि वुमन, और वो वुमन की छाती पर एक मारता है और वुमन के मुंह से खून निकल रहा होता है, और वो बंदा कहता है नहीं डैम इट, और ये बस वो एक छोटा सा पल रह गया। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि मारा ने उसकी छाती के अंदर ही हाथ घुसा दिया होता है। वुमन बोलता है कि थैंक्स मारा, और सफेद बालों वाला बंदा कहता है कि 1 मिनट, और हमारा ब्लैक मुंह शेंग, और दूसरा बंदा कहता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और मारा बोलती है कि वुमन तुम्हारे ऊपर जहर का असर हो रहा है, तुम ठीक तो ना।
वुमन बोलता है कि हाँ मैं लड़ सकता हूँ अभी भी। और मारा चलो कुछ भी हो जाए लेकिन हमें जीतना ही होगा। और मारा बोलती है कि हाँ, और इसी के साथ में वापस लड़ाई शुरू हो जाती है। अब बस 2 वर्सेस 2 की लड़ाई हो रही होती है। और जो विंड रेजिमेंट वाले लोग होते हैं वो बोलते हैं कि संग वुमन, और आखिर आखिर वो वहां पर कर क्या रहा है। और दूसरा बंदा कहता है कि 1 मिनट, और आखिर वो 10 डीमन वॉरियर से क्यों लड़ रहा है उतना अंदर जाकर, और उसको क्या लगता है कि वो कोई गॉड ऑफ वॉर है क्या। और एक बंदा मन में सोच रहा था कि जब हम संग वुमन से सबसे पहली बार मिले थे तो हर एक हार चुका था हम में से, और हम लोग सच में काफी ज्यादा सरप्राइज थे। और भले ही हम बहुत ही ज्यादा लोग हमें कम समझते, लेकिन फिर भी हमारी जनरेशन वाले लोगों में हम सबसे बेस्ट कहे जाते हैं। लेकिन संग वुमन वो सच में, उसको तो हमसे कंपेयर भी नहीं किया जा सकता, वो ऐसा मॉन्स्टर था। और इसीलिए हम सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि संग वुमन वो हम सभी को अपनी ताकत का इस्तेमाल कर कर अपने प्रेशर में रखेगा। लेकिन जितने भी पहले वाले लीडर थे विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट के, उन्होंने हर बार ऐसी कोशिश की थी हमें कंट्रोल में डालने की, लेकिन उनके पास में वो एबिलिटी नहीं थी वो सब करने की। और भले वुमन के पास में वो ताकत थी हमें रोकने की, लेकिन उसने बस एक बार ही वो ताकत इस्तेमाल की और बाद में हमें हमारी मर्जी से कोई भी चीज़ें करने के लिए छोड़ दिया। और इसीलिए तो वो वहां पर उधर अंदर जाके लड़ रहा है हमें ऑर्डर दिए बिना। और जो जिन ह्यून था वो ऐसा रिस्क कभी नहीं लेता, हमारा पुराना वाला लीडर। और अभी तक आज तक किसी ने भी हम जैसे लोगों के लिए ऐसा रिस्क नहीं लिया, एक बार भी नहीं। और वो कहता है ओह डैम इट, और क्या तुम लोग सच में हमारे लीडर को ऐसे मरने दोगे वहां पर। और सभी लोग बोलते कि नहीं। दूसरा बंदा बोलता कि हाँ ये हम नहीं होने दे सकते। और सभी लोग वो उनकी मदद करने के लिए वहां से भागने लगते। और इसी कहते हैं कि जब वो मून वहां पर लड़ रहा होता है तो उसके विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट के सारे लोग उसकी मदद करने के लिए भागते हैं। और हमें पता जाता है मूबी, जो कि एक अलग ही वायलेंस से नफरत करने के लिए पैदा हुआ था, मतलब कि उसको नफरत थी बचपन से ही। और उसने 10 डीमन वॉरियर के एक बंदे को अपने, मतलब कि उसकी छाती पर ही मारा और उसको एक पल में मार दिया। और ये इस मिशन पर उसका सबसे पहला किल था। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो हेइबे पैंग फैमिली का बंदा था, जिसको हमेशा उसके परिवार में बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था, और क्योंकि वो एक रखेल का बेटा था। और पैंग जॉन हो, जो कि हमेशा अपनी पूरी जिंदगी बिना, मतलब कि आधी अधूरी जीता था बिना किसी मकसद के, लेकिन इस बार भी वो अपने पूरे दिल से लड़ रहा था इस लड़ाई में। और सबसे ज्यादा जो तलवारबाज रेमी थी, और वो जो कि कभी किसी लड़ाई में इंटरेस्टेड थी ही नहीं, और वो तुरंत उस रणभूमि में गई और संग वुमन को खतरे में देखकर उसने सबको मारना शुरू किया। और बाकी सारे लोग भी भागे जा रहे होते। टकला बंदा कहता डैम इट यार, और तुम फिर भी हमारे बॉस, और हम तुम्हें अकेले कैसे मरने दे सकते। दूसरा बंदा कहता कि मुझे डर है कि मेरे कपड़ों पर खून लग जाएगा, लेकिन फिर भी और कुछ नहीं हो सकता यार, मदद तो करनी पड़ेगी। और ये विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट को ज्वाइन करने के बाद में पहली बार था जबकि उन लोगों ने सेम दिल से कोई काम किया हो, और इसीलिए वो लोग साथ में मिले और दुश्मनों को साथ में मिलकर हराने लगे वुमन और मारा को बचाने के लिए। हम देखते हैं कि एक बंदा अपने एक वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से एक हमला करता है, तो उन 10 डीमन में से एक के हाथ में जो चेन होती है वो हाथ से छूट जाती है, और बोलता है 1 मिनट, और ये साउंड वेव क्या थी। और तभी दूसरा बंदा कुछ चाकूस वगैरह फेंकता है उसकी तरफ, और वो बंदा भी बोलता डैम इट यार। और एक बंदा कहता है कि हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे मारा। और दूसरा वो डीमन बोलता है कि 1 मिनट, आखिर तुम लोग कौन हो। और जो रामी होती है वो वुमन के पास में आते हुए बोलती है कि हम लोग आपको बचाने के लिए आए हैं लीडर। और वुमन मन में सोचता कि ओह, और उन लोगों का पहले किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो लोग अपनी जिंदगी यहाँ पर आने के लिए खतरे में डाल रहे हैं यार। और आगे एक बंदा बोलता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है यार, और जैसे हम लोग वापस जाएंगे मैं इन खून से सने हुए कपड़ों को फेंक दूंगा। अगला बंदा बोलता है कि ओह, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, और चलो और मुझे और मारो, और ज्यादा चाकू से मारो। वुमन बोलता है थैंक्स एवरीवन, और चलो और हम सभी लोगों को अब इनको हमारे विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट की असली ताकत दिखानी चाहिए। आगे वुमन उनको कुछ स्ट्रेटेजी बताता और वो लोग बोलते कि ठीक है। और आगे वुमन बताता कि उसको चोट लगी है, लेकिन फिर भी वो 10 डीमन वॉरियर्स में से एक है, तो तुम तीनों लोग उससे लड़ो, और मारा और मैं वहां पर उस ह्यूल रैंक से निपटेंगे। तो बाकी तुम दोनों मिलकर आराम से उनसे लड़ सकते हो, और हमारे यहाँ पर ये दोनों हमारी लड़ाई में बीच में भी नहीं पड़ पाएंगे। और वहां पर वो लोग लड़े जा रहे होते और बोलते कि हाँ बिल्कुल। और वो मन में सोचता कि मेरी जो ची ताकत है वो थोड़ी बहुत तो वापस आ गई है यार, और मैं पहले अपनी ची को रिकवर नहीं कर पा रहा था क्योंकि लड़ाई बहुत ज्यादा खतरनाक चल रही थी, लेकिन अब यह सब कुछ विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट के कारण, और अब मैं वापस बस इस एक बंदे पर फोकस कर सकता हूँ। और वो चेन वाला बंदा बोलता कि तुम बास्टार्ड्स, और वापस एक हमला करता है वुमन, और उसका पैर टकराता है और वो बोलता कि हाँ, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतने बेकार हमले से हार जाऊंगा। लेकिन तभी पीछे से मारा एक हमला करती है, और वो बंदा बोलता है 1 मिनट, और ये असेसियन लड़की, और वो एकदम से नीचे झुकता है तो उसके बाल कट जाते हैं। वुमन मन में सोचता कि अभी मेरे पास मौका है, और उसके हाथ में चील आते हुए वो सामने वाले उस बंदे को एक मारता है। और वो बंदा जब हवा में उड़ रहा होता है तभी मारा अपनी इनविजिबल ब्लेड से उसको मार डालती है। और वो बंदा बोलता कि मैं इन बास्टर्ड से ऐसे ही नहीं हार सकता यार, और वो ब्लडी घोस्ट स्केच करके उस चेन को वापस घुमाता है और फेंक कर मारा के ऊपर मारता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी छाती में कुछ लगता है, और वुमन मन में सोचता है कि ये हमारे विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट के अचानक से आने से ये बंदा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका है, और ह्यूल रिंग ये अब खत्म हुआ। और वुमन अपने फिंगर ऑफ द गोल्डन स्टार इस्तेमाल करता है और उस बंदे की छाती में ही एक हमला करता है, चीका और आर पार निकाल देता है उसको, और वो बंदा भी मर जाता है। इसी के साथ में दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रामी ने भी उसको एक बंदे को मार दिया होता है,
और वो बंदा बोल रहा था कि ये बास्टर्ड कुछ ज्यादा ताकतवर थे और वो भी मर चुका होता है। रामी बोलते कि चलो, लेकिन अगर ये बंदा अपने पूरी कंडीशन में होता तो हम लोग इसको हरा ही नहीं पाते यार। दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, हम लोग इसीलिए जीत पाए क्योंकि लीडर ने उसको बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई हुई थी पहले भी। वुमन बोलता है कि वेल डन वेल डन, और ये है मेरा विंडस्वर्ड रेजिमेंट। एक बंदा बोलता है कि हम लोगों ने बहुत ही मुश्किल से एक बंदे को हराया जिसको कि ऑलरेडी चोट लगी हुई थी, और लेकिन आप थे जो कि वहां पर 2 और 3 से लड़ रहे थे सेम समय पर। और एक बंदा कहता है कि ऑसम यार, और हम लोग यहाँ पर 3 डीमन से तो निपट ही चुके हैं उन 10 डीमन वॉरियर्स में से, और अब हमें और ज्यादा दूसरे किसी पीछे से आने वाले सिपाहियों की जरूरत नहीं पड़ेगी यार, और हम लोग इसी तरह से जीतते रह सकते हैं। वुमन बोलता असल में जो हमारे पीछे से आने वाले सिपाही थे अब तक तो वो सभी लोग शायद मर चुके होंगे यार। और वो मन में सोचा कि उन लोगों को ऑलरेडी ब्लैक बुल गैंग ने मार दिया होगा, और इन लोगों के बारे में भी कोई अजीब चीज थी यार, और ऐसा लग रहा था जैसे इनको ऑलरेडी पता था कि हम लोग इस तरफ आ रहे, और शायद हमारे जस्टिस कॉलेजन के अंदर कोई जासूस हो सकता है। और हम देखते हैं कि मारा वहां पर एक चैन को घुमाकर हाथ में लेती है। वुमन बोलता है ओह, और तुम्हें ये चैन स्काइट पसंद आया मारा, और मुझे लगता है कि मारा तुम ह्यूल रैंक से ज्यादा बेहतर इस चैन स्काइट को हैंडल कर सकते हो। और तभी वुमन साइड में देखता है और किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, और वुमन मन में सोता ली चोंग वो वहां पर उस गैम बैंग से लड़ रहा है जो कि 10 डीमन वॉरियर का आखिरी मेंबर है। और वो बंदा बोलता है कि अब ये खत्म हुआ, और चूगैंग बोलता है कि 1 मिनट रुको, लेकिन तभी वुमन वहां पर आता है और उस बंदे की गर्दन ही उड़ा देता है। और वो बंदा बोलता है कि हाँ संग वो मुन, और जो विंड स्वॉर्ड का जो लीडर है उसने बहुत अच्छे से हमारे सर ली चोंग को बचा लिया यार। और ली चोंग मन में सोता इस बास्टार्ड ने मुझे सबके सामने वापस यार शर्मनाक हालात में ला दिया। और वो बोलता तुम बच्चे और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लड़ाई में आने की। वुमन बोलता क्या, और वो मन में सोता ये बुढ़ा कहीं का, और मैंने इसको बचाया और अब बस बहुत हुआ। और वो बोलता है चलो, और मेरे अंदर तुम गलतियां ढूंढना बंद करो, और अगर तुम बस इसी तरह से एक्ट करोगे क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते, तो क्यों ना हम लोग इस चीज को मुरिम के तरीके से सॉल्व करें एक बार लड़ाई करके। तो ली चोंग मन में सोता ये बंदे ने यहाँ पर 10 डीमन वॉरियर्स को मारने में बहुत ही ज्यादा मदद की है, और ये पक्का मुझसे ज्यादा ही ताकतवर है। और ली चोंग वहां से जाते हुए बोलता है हाँ, और आखिर मैं तुम जैसे किसी एक छोटे बच्चे के साथ में कैसे खेल सकता हूँ, और चलो सभी लोग यहाँ पर बचे हुए लोगों से निपटो और हमारे बेस पर वापस चलो। और वो मन में सोता चलो कुछ भी हो, लेकिन पाम एम्परर का जो पोता है यार, ये तो उस पाम एम्परर से भी ज्यादा दिमाग खराब करने वाला है। और वो मन भी गुस्सा हो रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि जो उस ली चोंग के टीम वाले होते हैं वो बोलते हैं कि मिस्टर सॉन्ग, और ये अमेजिंग था। वो मन बोलता नहीं नहीं इतना भी नहीं। और एक बंदा बोलता नहीं सच में मैं काफी ज्यादा इंप्रेस था यार, और इतनी कम उम्र में इतनी बहादुरी। और वो लोग बोलते हैं कि हम तुम्हारे कारण जीत गए मिस्टर सॉन्ग। और वुमन बोलता है ओह नहीं नहीं, और मैं ये अकेला नहीं कर सकता था, और मारा और हमारे विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट ने भी हमने साथ में मिलकर किया। और वो लोग कहते ओह विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट, और हम माफी चाहते कि हमने पहले विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट को बिना स्किल वाला कहा था बस अफवाहों को सुनकर। और एक बंदा कहता कि विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट सच में ब्रिलियंट है यार। और दूसरा एक बंदा बोलता क्या, और सच में यहाँ पर लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं। और एक और बंदा कहता है वेल ये इतना भी बुरा नहीं लग रहा है। वुमन बोलता 1 मिनट रुको, और रामी कहाँ गई, और वो कहाँ पर है। और एक बंदा कहता क्या रामी, और वो अभी तो यहीं पर थी। और टकला बंदा कहता आखिर वो गई कहाँ पर। वुमन वहां से भागते हुए बोलता है अरे नहीं, और अगर वो अपने वो नेक्रोलेप्सी की हालत में कोई इसको किडनैप करके ले जाएगा तो ये बहुत बड़ी बात है यार। और मारा चलो और मेरी मदद करो उसको ढूंढने में। मारा भी बोलते ठीक है। और जब संग वुमन और बचा हुआ विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट वो वहां पर रामी को ढूंढने के लिए भाग रहे थे, तो ली चोंग ने अपने पूरे आर्मी को ऑर्डर किया कि वो पीछे की जो आर्मी आने वाली थी उसको ढूंढो क्योंकि वो अभी तक पहुंची नहीं थी। और मारा कहीं पर जाते हुए कहते कि किसी का यहाँ से भागने के फुटप्रिंट्स है, और छोटे और हल्के फुटप्रिंट्स उनका पीछा करते हुए भी बस इतना ही। वुमन बोलता बहुत अच्छे मारा। और वहां पर हम देखते कोई बोलता वो रही रामी, और रामी वहां पर एक जगह पर खड़ी होती है और एक बंदा वहां पर मरा हुआ होता है। वुमन बोलता है कि ये ब्लैक बुल गैंग के एक मेंबर की लाश है, और रामी ने जरूर इस बंदे को यहाँ तक उसका पीछा करते हुए आई होगी, और इस बंदे को मारने के बाद में वो वापस अपने सो गई होगी यार। वुमन बोलता अरे नहीं, और उसके छाती के लेफ्ट साइड पर किसी ने चाकू मारा है, और उसका चेहरा भी कलर उतर गया ऐसा लग रहा है। रामी बोलते वो लीडर बहुत ठंड लग रही है। वुमन बोलता है कि वो ये बेवकूफों की तरह यहाँ पर सो रही थी बिना किसी फर्स्ट एड के, और वो भागते हुए सोता है कि अगर मारा ने इसको जल्दी नहीं ढूंढा होता तो वो ऑलरेडी ज्यादा खून बहने के कारण मारी जाती यार। और वुमन बोलता है कि आखिर इसके माता पिता की प्रॉब्लम क्या थी, और एक ऐसी बच्ची जिसकी की इतनी खतरनाक नेक्रोलेप्सी, और उसको यहाँ पर जस्टिस कॉलेजन के लिए लड़ने के लिए भेज दिया। और इसी के साथ हमारे यहाँ और एक ऐसी बच्ची जिसको कि इतनी खतरनाक नेक्रोलेप्सी की बीमारी, और उसको लड़ने के लिए भेज दिया जस्टिस कॉलेजन के अंदर। रामी बोलती हाँ, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं बस घर पे बैठी रहूं और हमेशा सोती रहूं, और आखिर ये मरने से कैसे अलग होगा, और पूरी जिंदगी ऐसे ही सोते रहना और बाद में मर जाना। और मैं तो ये भी नहीं बोल सकती कि मैंने कुछ जिया है नहीं, और अगर मैं उस तरह से जीऊं तो। वुमन बोलता रामी ये मत बोलना कि तुम। रामी बोलते कि मैंने जबरदस्ती अपने पिताजी को बोला था कि मैं जस्टिस कॉलेजन में आना चाहती हूँ, और भले ही मैं बस देख और सुन तभी सकती हूँ जब मैं पूरी तरह से जागी हुई, लेकिन मुझे फिर भी इस तरह से जीना पसंद है। और रामी मन में सोती ये सब कुछ इसलिए क्योंकि मैं अगर यहाँ पर नहीं आती तो तुमसे भी नहीं मिल पाती वुमन। और वुमन बोलता कि ये तुम्हारी ये घटिया नेक्रोलेप्सी की बीमारी, और मैं तुम्हें क्योर कर दूंगा भले कुछ भी हो जाए। और
वुमन मन में सोचता है कि मैंने रामी को बहुत ही कम समय से जाना है, लेकिन मैं उसके दर्द को महसूस कर सकता हूँ, और जब तक कि मैं इस विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट के अंदर हूँ तो मैं मेरे किसी भी एक इंसान को ऐसा दुख नहीं देखने से दे सकता। और वुमन जाते हुए मन में सोच रहा था कि एक मिनट, और उस दिन वो जो बुढ़ा सेज था, और वो उस पेंटिंग के बाद में जो मुझे उस दिन महसूस हुआ था जब वो गायब हो गई थी, और जब वो बुढ़ा सेज था उसने मुझे अपने सपनों में जो चीज दिखाई थी कि जो बच्चे ये सोलर क्लास के साथ में पैदा हुए होते, और बाद साथ ही में जो वो बुढ़ा इंसान था वो इनको क्योर करने की कोशिश कर रहा था, वो भी 200 सालों से पिछले। लेकिन उसके उस चेहरे को देखकर तब मुझे सिंपैथी महसूस नहीं हुई, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मुझे वो पता चल रहा है कि आखिर उसको कैसा लग रहा होगा, और ये कारण कि उसने अपने टॉप तक जाने की चीज को भी छोड़ दिया यहाँ पर लोगों का इलाज करने के लिए। और वुमन बोलता, रामी तुम एक बहुत ही ज्यादा अच्छे दिल वाली और दयालु इंसान हो, और इस नेक्रोलेप्सी के बिना तुम सच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी इंसान बनोगी, और मैं तुम्हें ये फिक्स करने में मदद भी करूंगा। और रामी बोलती थैंक यू। और जब वो लोग जा रहे होते तो मारा उनको देखती है और थोड़ी सी जलन हो रही होती है उसको। और हम देखते हैं कि वुमन बोलता है, डॉक्टर प्लीज रामी का ध्यान रखना। डॉक्टर बोलता है कि हाँ, हम लोग उसको हो सके उतनी तेजी से रिकवर करने में मदद करेंगे। आगे हम देखते हैं कि वुमन वापस जाते हुए बोलता है कि चलो, और अगर ये मारा के कारण नहीं होता तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में होते यार। दूसरा बंदा बोलता है कि चलो, और ये अच्छी बात है कि रामी किडनैप नहीं हुई थी, लेकिन जहां तक कि हमें उम्मीद थी, और हमारे जो पीछे वाले जितने भी गार्ड्स थे उनको मार दिया गया था एक अलग ही ब्लैक बुल गैंग की यूनिट के द्वारा। और आखिर जो कि ऑलरेडी एडवांस में उनका रास्ता रोक कर बैठे थे। वुमन बोलता है साथ ही में जो ये ब्लैक बुल गैंग थी उसने एक जाल खोदा हुआ था, ये जानते हुए कि जो ली चुंग होगा वो हमारी आर्मी के 2 टुकड़े करेगा, आधी आधी बांट देगा। और एक और बंदा बोलता है, लेकिन जब ये हो मू बोक उसने ली चोंग को इन्फॉर्म किया कि उसने अपनी आर्मी के आधा आधा बांट दिया है, तो वहां पर उनमें से जिसने भी ये सारी चीजें सुनी होगी उन्हीं में से एक जासूस होगा नहीं। दूसरा एक मतलब होता है कि हाँ, और अभी वो लोग उन जासूस को टॉर्चर कर रहे। वुमन बोलता तो ये इस तरह से था, और एक सिंगल जासूस ने हमें इतनी ज्यादा डैमेज करवा दी। और वो मन में सोचता अब से मुझे और मारा को यहाँ पर जितने भी जासूस है उनके पहचान पता लगाने पर फोकस करना होगा यार। और आगे वो बोलता चलो कुछ भी हो, लेकिन तुमने अच्छा काम किया, और सभी लोगों को अपना पर्सनल मेंटेनेंस करना चाहिए जब तक कि रामी ट्रीट हो रही है। और आगे हम देखते कि रात को कहीं कोई बोल रहा था तो बस एक नौजवान बंदा जिसका नाम संग वुमन है, और उसके कारण हमारे प्लान कई बार फेल हो चुके हैं, और यहाँ तक कि हमारा वो कीमती जासूस भी हम खो चुके हैं। और एक बंदा बोलता कि हाँ, और अगर आप उसकी अचीवमेंट को देखेंगे हमारे साथ की लड़ाई में, तो वो दूसरे उसकी जनरेशन वाले जितने भी लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर दिखता है। और हम देखते हैं कि सामने एक बंदा बैठा होता है जिसका नाम होता है कलर एम्परर, और ये ब्लैक बुल गैंग का लीडर है। और वो बोलता तो वो यहाँ पर उस बास्टार्ड पाम एम्परर का पोता है, हाँ? और ये सच में बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। सामने वाला इंसान बोलता है हाँ, और अभी वो इस अलायंस के एक नए हीरो के रूप में उभरता जा रहा है, और उसके रिजल्ट में जितने भी जस्टिस कॉलेजन के लोगों का जोश है वो बढ़ता ही जा रहा है। और कलर एम्परर बोलता है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो मन में सोचता कि एक हीरो, और ये क्लियर था कि एक यंग हीरो के आने से जितने भी हमारे अलायंस के दूसरे लोग होंगे उनको डिसएडवांटेज होगी। और वहां पर इस कलर एम्परर की आर्मी में जितने भी लोग थे उनमें एक इंसान था जो ये आवाज सुन रहा था, और वो कलर एम्परर का 27वां बेटा था, और वो अभी इसी साल 20 साल का हुआ था। और अभी उसके दिल में पता नहीं ये सारी बातें सुनकर वो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो गई थी। और वो मन में सोचा आखिर आखिर उस बच्चा जो कि जस्टिस कॉलेजन का, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी को टेंशन देने की, और मुझे जाकर उसका सिर काट देना चाहिए। और जैसे जैसे ये न्यूज की संग वुमन और विंडस्वर्ड रेजिमेंट उन्होंने 4 डीमन वॉरियर्स को हरा दिया था 10 में से, और ये सारी जगह जस्टिस कॉलेजन में अफवाहें फैलने लगी, और संग वुमन की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी उसके कारण। और बाद में उसको धीरे धीरे इस एलायंस का हीरो भी बुलाया जाने लगा था। और जब जनरल हो मू बॉक मतलब कि जो फीस्ट एम्परर था उसको ये सब चीज पता चली कि वुमन और उसकी पार्टी ने इतने ज्यादा ये पॉपुलर हो चुके और इतने सारे काम किए थे, तो उसने तुरंत उन सभी लोगों को यहाँ पर फ्रंट आर्मी के इधर बुलाया था। और जो फीस्ट एम्परर था उसने खुद से संग वुमन को यहाँ पर उसके सामने बुलाया और बोलता है कि तो तुम हो संग वुमन? हाँ। वुमन बोलता है हाँ, और संग वुमन मैं लीडर ऑफ द विंडस्वर्ड रेजिमेंट, और मैं फीस्ट एम्परर के सामने स्टैंड करता हूँ। और इसी के साथ में जो फीस्ट एम्परर होता है वो हंसते हुए बोलता है जरा इस बंदे को देखो यार, और ये एक पाम एम्परर के पोते के रूप में कुछ ज्यादा ही तमीज से बात नहीं कर रहा है। हाँ? वो बास्टार्ड पाम एम्परर कहेगा। और वो बोलता है सॉरी सॉरी, और भले कुछ भी हो लेकिन मैंने तुम्हारे नाना जी की तुम्हारे सामने बेइज्जती की नहीं। वुमन बोलता है नहीं नहीं, और वो मन में सोचता है कि अरे यार, और इस रिएक्शन की तो अब मुझे आदत ही हो चुकी है, तो इसलिए मैं बस हंस ही सकता हूँ। फीस्ट एम्परर बोलता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुमने यहाँ पर ब्लैक बुल गैंग से लड़ने के लिए हमारे बहुत ज्यादा अचीवमेंट हासिल की है, और ये सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है कि तुम खुद उन 10 डीमन वॉरियर्स में से 4 से लड़े और उनको हरा भी दिया। वुमन बोलता है कि मेरे जो सिपाही थे वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे, और मारा ने भी बहुत मदद की। तो फीस्ट एम्परर को था ओ हाँ, मैंने स्वॉर्ड एम्परर से इसके बारे में सुना तो था, और मैं भी जानना चाहता था आखिर क्या हुआ, क्योंकि वो एक लड़की थी जिसने की ग्रिम रिपर बनने में सक्सेसफुल रही, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आखिर वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की होगी। और वुमन मन में सोचा कि ये जो अलग मास्टर है हमारे जस्टिस कॉलेजन के,
जो मारा को दूसरे लोग तो देखकर ऐसे समझते कि वो बुरी होगी क्योंकि उसने कातिल और असेसिन्स का आर्ट सीखा हुआ है, और जैसी उम्मीद थी स्वॉर्ड एम्परर और फीस्ट एम्परर वो दोनों अलग है। और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि वो उसका जो दिल है वो अच्छा होना चाहिए और वो कौन से काम करती है। और जो हमारी मारा ने जो मार्शल आर्ट सीखे वो पक्का एक इविल मार्शल आर्ट है, लेकिन और मारा इसके बारे में कुछ इसको डिफेंड भी नहीं कर सकती है। फीस्ट एम्परर बोलता है कि मैंने तुम सभी लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि मैं तुम्हें अचीवमेंट का इनाम दे सकूं, और आज से तुम लोगों को हमारे सिपाहियों में एक स्टेप प्रमोट किया जाता है और अब से तुम विंड स्वॉर्ड बैटेलियन कहे जाओगे, ना कि रेजिमेंट। वुमन बोलता क्या विंड स्वॉर्ड बैटेलियन? फीस्ट एम्परर कहता हाँ, और चलो तुम्हारी नेम प्लेट्स मुझे दो। तो वुमन बोलता हाँ ये लीजिए, और फीस्ट एम्परर अपनी उंगली से उस पर कुछ लिखते हुए बोलता है कि ये मेरा नाम, जो कि मैं जस्टिस कॉलेजन का सबसे पहला कमांडर और फीस्ट एम्परर के नाम पर लिख कर देता हूँ, और ये रख लो। वुमन बोलता है थैंक यू। और फीस्ट एम्परर कहता क्या, और तुम बच्चे, तुमको देखकर लग रहा है कि तुम्हें सच में बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। वुमन बोलता है ओह, और असल में हमें पोजीशन चाहिए नहीं थी और हम माफी चाहते। फीस्ट एम्परर कहता वो ऐसी बात है क्या, लेकिन अब तो मुझे ये और भी चीज पसंद आई यार, और ये अच्छी चीज है कि तुम इतनी कम उम्र में ये पैसे और फेम होने के पीछे ना भागो, और जो विंड स्वॉर्ड बैटेलियन है, और आखिर तुम लोगों ने इतने ज्यादा सेम बंदों को कहाँ से इकट्ठा किया, और मैं तुम लोगों को पक्का याद रखूंगा। और वो वुमन की पीठ थपथपाते हुए कहता कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे, और आगे वो बोलता ठीक है चलो, और वुमन बोलता हम चलते, और फीस्ट एम्परर बोलता चलो तो रणभूमि में बाद में मिलेंगे। और जब वो सभी लोग जा रहे हो तो एक बंदा कहता कि अरे यार, और हमारे विंड स्वॉर्ड बैटेलियन, और ये तो और ज्यादा बेकार चीज हुई। दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, और हम लोग शांति से जी नहीं पाएंगे अगर इतनी ज्यादा अटेंशन हमें मिलेगी। और वुमन मन में सोचा अरे यार ली चोंग, और वापस मुझे इसी से क्यों मिलना था, मुझे इसका चेहरा देखना ही नहीं था। और वुमन बोलता सिक्योरिटी डिपार्टमेंट लीडर, और प्लीज भविष्य में मेरा ध्यान रखिएगा। ली चोंग बोलता आखिर तुम क्या बोल रहे हो अचानक से? वुमन बोलता कि मैं वापस आपको हेलो बोलता हूँ, मैं एक विंड स्वॉर्ड बैटेलियन के लीडर के रूप में। और ली चोंग बोलता क्या लीडर, और आखिर विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट अचानक से विंड स्वॉर्ड बैटेलियन कैसे बन गई? वुमन बोलता क्या तुम्हें मुझ पर वापस शक हो रहा है, और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम खुद जाकर फीस्ट एम्परर से ये कंफर्म करवा सकते हो। और ली चोंग बोलता क्या नामुमकिन, फीस्ट एम्परर ने खुद ने तुम्हें टाइटल दिया। और इसी के साथ हमारा ये है कि वुमन वहां पर उस ली चोंग को बोलते हुए जा रहा होता कि चलो, और अब हम दोनों ही सेम रैंक के लीडर बन चुके हैं तो भविष्य में अच्छे से काम करते हैं। और हम देखते हैं कि ली चोंग के वहां पर उसके टेंट में वो बोलता क्या, और फीस्ट एम्परर ने सच में उसको बैटेलियन का लीडर बनाया, और ये सब कुछ सच है? तो उसका एक आदमी बोलता है कि हाँ, और ली चोंग बोलता डैम इट यार, और वो मन में सोचा कि मुझे अभी भी हल्का हल्का याद है कि आखिर पाम एम्परर ने मुझे कितनी मुसीबतें दी थी, और किसने सोचा होगा कि अब उसका पोता भी यहाँ पर मेरे सामने आ चुका है मुझे परेशान करने के लिए। और तभी एक बंदा आता कहता है कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट लीडर और ब्लैक बुल गैंग का एक लेटर हमें मिला है, और वो चाहते कि हम लोग इधर उधर लड़ना बंद करें और साथ ही में हम लोग एक बहुत बड़ी सी लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। और वो ली चोंग बोलता है वो बास्टर्ड्स, और वो फाइनली इस चीज का अंत देखना चाहते हैं, और चलो, और जितने भी हमारे लीडर और चीफ है सबको बुलाओ और सबको अलर्ट कर दो। और आगे कोई बोलता कि क्या, और एक बहुत बड़ी सी लड़ाई ब्लैक बुल गैंग के साथ में। तो वुमन के टेंट में एक बंदा बोलता कि हाँ, और मैं भी चाहता हूँ कि ये चीज जल्दी खत्म हो जाए ताकि हम लोग आराम कर पाए यार, और असल में ये चीज अच्छी है। दूसरा एक बंदा बोलता है कि हाँ, ये बेहतर रहेगा कि हम ये सारी चीजें समय बर्बाद करने से ज्यादा पहले खत्म कर दे। और चीफ मेरा मतलब कि लीडर, और प्लीज हमारे विंड स्वॉर्ड बैटेलियन के लीडर के रूप में जाने से पहले हमें कुछ स्पीच दीजिए। वुमन बोलता ओह कुछ बोलना, और ठीक है चलो, और तुम में से किसी को भी मरना नहीं है समझो, और ये एक ऑर्डर है। तो वो लोग हंसते हुए बोलते कि आखिर ये क्या था यार, और हम में से कौन मरेगा? और दूसरा एक बंदा बोलता है एक मिनट, और आप कुछ हमारी ज्यादा बेइज्जती नहीं कर रहे हो? रामी बोलते कि लीडर आप भी मरना मत, और ये एक रिक्वेस्ट है। वुमन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और हम में से किसी को भी नहीं मरना चाहिए। और वुमन मन में सोचता है कि अगर मैं कल की लड़ाई में इन सबको जितवा दूंगा तो हमारा जो आयरन ब्लेड हाउस है और हमारा जितना भी परिवार है सब सुरक्षित रहेगा, और मदर फादर और सभी लोग, और मैं किसी को भी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। और अगले दिन हम एक बहुत बड़े से मैदान में देखते हैं कि दोनों ही साइड बहुत बड़ी आर्मीज होती है, और कुछ 300 मीटर की दूरी पर एक जगह पर जस्टिस कॉलेजन की जो फोर्स है वो खड़ी है ब्लैक बुल गैंग के सामने। और उन्होंने अब हेड टू हेड लड़ना डिसाइड कर लिया है, क्योंकि उनकी सारी डिसएडवांटेज भी अब इसके साथ में खत्म हो जाती है, क्योंकि जितने भी ये छुप छुप कर हमला करने वाली टेक्निक थी ब्लैक बुल गैंग की वो सारी फेल हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि अब उनके पास में एक ही रास्ता बचा, और उनके पास में अभी 6 बचे हुए डीमन वॉरियर्स थे और 24 घोस्ट थे, और साथ ही में इन लोगों ने एक नए डिवीजन को भी बनाया था जिसका नाम था डेड स्पिरिट डिवीजन। और इसी के साथ में ब्लैक बुल गैंग को लग रहा था कि इसके साथ में एक बार इसको ट्राई करना तो बनता है। वुमन मन में सोचा कि अरे यार, और मैं नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सी लड़ाई सी लग रही, और मुझे लगता है कि मैं बस फीस्ट एम्परर को यहाँ पर लड़ते हुए देखकर ही बहुत ज्यादा सीख सकता हूँ। और तभी एक बंदा उधर ब्लैक बुल गैंग से आते हुए बोलता है कि मैं कलर एम्परर का 27वां बेटा हूँ, और द ब्लैक बुल गैंग लीडर वू च्योन म्यूंग, और संग वुमन, और अगर तुम सच में अपने आप को एक हीरो मानते हो तो चलो और यहाँ पर बाहर आ जाओ तुरंत, और मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी ब्लैक स्वॉर्ड की ताकत क्या है। वुमन बोलता हाँ क्या मैं? और पीछे एक बंदा बोलता है कि और क्यों ना आप लीडर बाहर जाओ, वो आपको बुला रहा है।
वुमन जाता बोलता है लेकिन मैं कोई लीडर नहीं हूँ यार, और लेकिन चलो फिर भी मैं इस तरह से एक लड़ाई को मना नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद यहाँ पर सामने चल के आया हूँ। और सामने वाला बंदा बोलता है जरा ये देखो तुम किस तरह से ऐसे रेंगते हुए बाहर आ रहे हो और तुम जरूर बहुत ज्यादा डरे हुए होंगे नहीं, और सच में, और तुम जो जस्टिस कॉलेज के जितने भी बंदे हो बस बात ही कर सकते हो और तुम सब असल में तो कायर हो। वुमन बोलता क्या बस बात तुम बोल रहे हो, और आखिर तुम्हारा क्या, तुम भी तो अभी कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो। सामने वाला बंदा बोलता कि हाँ, और मुझे अच्छे से पता कि जो पाम एम्परर है तुम्हारे नाना जी है, और उसने यहाँ पर 8 हेवनली मार्शल एम्परर का टाइटल बस गलती से ले लिया है और झूठ बोलकर, और असल में वो एक कायर है जो कि मेरे पिताजी का नाम सुनकर ही पैंट में सूसू कर देगा। वुमन बोलता है ओए, और क्या तुम्हारा बात करना हो गया? तो सामने वाला बंदा बोलता है कि हाँ हो गया, और मेरा बात करना हो गया, तो अब तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो? तो तभी वुमन उसकी गर्दन काट देता है, और बाद में वो बोलता है कि अगर तुम्हारा बात करना हो गया तो ऑफकोर्स मुझे तुम्हें मार देना चाहिए नहीं, और वो बंदा मर जाता है। और जो 10 डिमन में से एक होता है, एक कहता है कि नामुमकिन, और वो बास्टार्ड, और विंड स्वॉर्ड में से एक बोलता है कि जैसी उम्मीद थी हमारे लीडर से यार, और ये देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये बोलती सेकंड कजन, और क्या वो और ज्यादा ताकतवर हो गया? और फिश टेम्परर जोर जोर से हंसते हुए कहता कि जैसी उम्मीद थी संग वुमन से, और मुझे वो पसंद आया यार। और आगे बोलता चलो, और अब ये बचे हुए ब्लैक बुल गैंग के जितने भी बास्टार्ड है इनको एक बार में खत्म कर देते, और सभी लोग उनकी तरफ बढ़ते। ब्लैक बुल गैंग वाले भी बढ़ते हुए बोलते कि चलो, और इस जस्टिस कॉलेजन के सभी लोगों को मार डालो, और दोनों के बीच की लड़ाई शुरू हो जाती है। और वुमन और मारा वहां पर खड़े होते। वुमन बोलता है कि मारा लेफ्ट साइड, मारा भी बोलती ठीक है, और वहां पर वो लोग मारे जा रहे होते। जो 6 डीमन वॉरियर होते वो वहां पर फिश टेम्परर के सामने खड़े हो जाते। एक बंदा कहता फिश टेम्परर और हम तुम्हें मारेंगे। फिश टेम्परर बोलता है 10 डीमन वॉरियर्स में से एक, और तभी वो एक घुमा के एक मुक्का मारता है, तो उसी से एक जो डीमन वॉरियर होता है वो तुरंत मर जाता है। वुमन मन में सोचता था जैसी उम्मीद थी फिश टेम्परर से यार, और किसने सोचा होगा कि वो 10 डीमन वॉरियर्स को बस एक बार में मार सकता है, और मतलब कि उसमें से एक तो मर ही गया, और उधर विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट लड़ रहे होते। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि ये भी कहीं पर लड़ रही होती है और लोग मरे जा रहे थे। वुमन मन में सोचा कि ये डेड स्पिरिट डिवीजन के जो आधा हिस्सा है वो तो एक पल में मर गया यार, और इस तरह से तो हम जीत सकते हैं। लेकिन तभी कोई हाथ में चेन लेकर ऊपर से कूदता है, और वो बंदा कलर एम्परर होता है, और जब वो अपनी चेन से एक मारता है तो आधे जो लोग होते हैं वो तो उससे मर जाते हैं। और कोई बोलता है कि 1 मिनट, और कलर एम्परर ने पीछे से हमला किया। वुमन बोलता क्या, और क्या ये है कलर एम्परर? और कलर एम्परर जोर से चिल्लाता कि तुम कीड़े जैसे जस्टिस फैक्शन के बास्टार्ड, और मैं तुम सभी को मार दूंगा। और वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि आधे लोग अपने कान पकड़ते हुए बोलते हैं कि मेरे कान। और वुमन मन में सोचता है कि इतनी अमेजिंग चीज, और हमारे कई सारे डजन जस्टिस कॉलेजन के वॉरियर तो उनकी जिंदगी एक पल में खो चुके हैं यार। और सामने जो फिश टेम्परर होता है वो 3 डीमन वॉरियर्स को एक एक मारता और साइड में कर देता, और बोलता है कि कलर एम्परर तुम बास्टार्ड्स, और वो दोनों ही वहां पर लड़ने लगते हैं। कलर एम्परर बोलता है ओह, और फिश टेम्परर, और काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है नहीं, और फिश टेम्परर बोलता है कि आज के दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा और इस दुनिया के लिए अपना रोल पूरा करूंगा। कलर एम्परर बोलता है कि दुनिया के लिए, और मुझे हंसने पर मजबूर मत करो, और ये दुनिया तो बस मेरे लिए ही एग्जिस्ट करती है। और जब इन दोनों ही एम्परर्स की लड़ाई चल रही होती है तो उनकी चीज साइड में भी उड़ते हुए जा रही होती है। और वुमन बोलता है कि 1 मिनट, और होमो बुक और हमारे जो सिपाही है उनको इस लड़ाई से बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है, और हमें इस बैटलफील्ड को मूव करना होगा। तो वो बुढ़ा आदमी बोलता है चलो, और सभी लोग आगे बढ़ो, और सब आगे बढ़ते हुए इस ब्लैक बुल गैंग को मारते जाओ। वुमन मन में सोचता है कि हाँ, भागने से ज्यादा ये अच्छा बेहतर रहेगा कि हम लोग आगे बढ़े, और अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम ये फिश टेम्परर और कलर एम्परर के जो इन्फ्लुएंस होगा हमले का उससे बच सकते हैं। और वो लोग वहां पर ब्लैक बुल गैंग को हमला करते हुए बोलते हैं कि चलो इन बास्टार्ड को पीछे धकेलो। और 10 डीमन वॉरियर में से एक बोलता है कि डैम, और हमें पीछे धकेला जा रहा है, और चलो सभी लोग यहाँ से भागो। और जब वो लोग भाग रहे होते तो बुढ़ा आदमी बोलता है चलो सभी लोग हमें फॉलो करो, इनका पीछा करो, और बस विंड स्वॉर्ड बैटेलियन को छोड़कर, और हम आज इनको जड़ों से खत्म कर देंगे। वुमन वहां पर खड़ा खड़ा मन में सोता जैसी उम्मीद थी इस बुढ़े आदमी से, और अगर इनका जो भागना है ये किसी तरह का जाल होगा तो इन्होंने हमारे विंड स्वॉर्ड बैटेलियन को पीछे छोड़ा है। और वुमन बोलता सभी लोग यहाँ पर खड़े रहो, और तुम किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए खुद को तैयार रखना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कलर एम्परर और फिश टेम्परर लड़ रहे होते। एक बंदा बोलता है कि 1 मिनट, और फिश टेम्परर और कलर एम्परर की लड़ाई ये अमेजिंग है। दूसरा बंदा कहता है क्या हमें मदद नहीं करनी चाहिए? वुमन बोलता कौन किसकी मदद करेगा, और अगर हम लोग उससे ज्वाइन भी करेंगे तो वो बस हमें बचाने के लिए परेशान होता रहेगा यार। और वो मन में सोचता है कि मुझे और भी बहुत सारे नए फॉर्म याद आ रहे बस इनकी लड़ाई को देख कर ही, और मेरे शरीर के अंदर जो अनब्रेकेबल सेलेस्टियल मास्टर का आर्ट है वो हिलडुल रहा है, और क्या ये एक्साइटमेंट है या फिर ये डर है? और तभी कोई चिल्लाता कि 1 मिनट, और ये एक जाल था। और तभी दूसरा बंदा कहता 1 मिनट, वहां पर तो जो वो बुढ़ा आदमी होता है उसको घेर लिया गया होता है। और कोई बोलता है 1 मिनट, और यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे थे अम्बुश का, और हमें घेर लिया गया है। और वो बुढ़ा आदमी बोलता है डैम इट, और जैसी उम्मीद थी, और तुम कितने ज्यादा घटिया लोग हो, और इतने ज्यादा नंबर्स में हम पर हमला कर रहे हो। और सामने वाले डीमन वॉरियर में से एक बोलता बेवकूफो और अब मरो। वो मन में सोता ब्लैक बुल गैंग बास्टार्ड, और क्या उन्होंने हमारे इस एल्डर को ही बेवकूफ बना लिया अपने नंबर से। और वहां पर फिश टेम्परर बोलता है कि तुम अभी भी अपनी घटिया ट्रिक से इस्तेमाल कर रहे हो कलर एम्परर,
और लेकिन हमारा जो जस्टिस कोलाइजन है वो बस इससे नहीं हारने वाला। कलर एम्परर कह रहा है तुम बेवकूफ बस्टार्ड, और क्या तुम्हें क्या लगता है कि ये बस इसी चीज के साथ में इसका अंत होगा? और फेस्ट एम्परर कुछ समझ नहीं पाता, और इसी के साथ हमारा ये कि जो वो कलर एम्परर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम बेवकूफ बास्टार्ड, और तुम्हें क्या लगता है कि ये सारी चीजों का बस इतने में ही अंत हो जाएगा? तो फिश टेम्परर कुछ समझ नहीं पाता है, और तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वूमन एक हमला करता है और सामने वाले लोगों को अपने एनर्जी से ही मारे जा रहा होता है, और बोलता है बहुत अच्छे और चलो मैं इस साइड को ब्लॉक करता हूँ और तब तक तुम सारे चोट लगे हुए लोगों को यहाँ से लेकर भाग जाओ। तो ये बोलती, लेकिन वुमन बोलता है कि तुम्हारी जो जिंदगी और हमारे जितने भी घर के लोग हैं उनकी जिंदगी दूसरी चीजों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही बोलती सेकंड कजन, तुमने मुझ पर भरोसा किया था लेकिन मैं माफी चाहती हूँ, और मैं इन सभी बास्टार्ड के ट्रैप को नोटिस नहीं कर पाई। वुमन बोलता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं और जल्दी से चोट लगा हुआ को यहाँ से लेकर जाओ। तो ये बोलते कि हाँ, और आगे वो बोलते कि सेकंड कजन वो हमें कवर करेंगे और जल्दी से जितने भी लोगों को चोट लगी उनको रणभूमि से लेकर जाओ। वो मन में सोचता है सबसे पहले यहाँ पर कुछ 300 लोग हैं, और वो बोलता है चलो चलते हैं मारा, और मारा बोलती कि समझ गए, और वो दोनों ही कुछ लोगों को मारे जा रहे होते, और तभी सामने से कुछ लोग आते जिनका नाम होता है 5 घोस्ट स्पिरिट वॉरियर्स, और वो लोग बोलते कि ये बास्टार्ड यही वो संग वुमन होगा, और बच्चे बास्टार्ड हम तुम्हें मार डालेंगे। मारा बोलते कि ये सभी लोग ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। वुमन बोलता है कि हाँ, और वो मन में सोचता लेकिन हम लोग भी ताकतवर है, और आगे वुमन उनसे लड़ते हुए बोलता है कि आखिर कुछ लुटेरों ने उन्होंने स्कॉलर्स मतलब कि पढ़े लिखों के कपड़े क्यों पहन के रखे। तो सामने वाला एक बंदा बोलता है कि इससे तुम्हें कुछ मतलब नहीं और मर जाओ, और वुमन भी अपनी तलवार से एक हमला करता हुआ कहता है कि विंड फ्यूरी स्टॉर्म, और सामने वाले 5 लोग एक साथ में बोलते हैं कि 5 स्वॉर्ड ऑफ घोस्ट, और वो भी अपनी ची का इस्तेमाल करके एक हमला करते, और दोनों की ही ची टकराती और साइड में जो लोग होते हैं उनको भी चोट लग रही होती है। वो 5 लोग पीछे हटते और बोलते हैं कि ये यंग बास्टार्ड, और वो मुझे गहरी सांस लेते हुए कहता है चलो अब ये चीज वापस करके देखते और आ जाओ मेरे सामने। और वो सामने वाले लोग कहते हैं नामुमकिन, और ये भूत जैसा बास्टार्ड, और किसने सोचा होगा कि 5 घोस्ट स्पिरिट वॉरियर वो भी इस तरह से उसको हरा नहीं पाएंगे। और एक बंदा कहता है लेकिन फिर भी यहाँ पर सामने बस तुम 2 ही लोग और हम लोग इस बार पक्का तुम्हें मार डालेंगे। वो बोलता सच में, और तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर हम बस 2 ही लोग हैं? तो दूसरा बंदा कहता क्या? और तभी वहां पर रामी आती है और उस एक बंदे को काट डालती है। वुमन सोचता है कि चलो, और रामी ने उनके फॉर्मेशन को तो हिलाई दिया, और अभी और इसी के साथ में वो भी आगे बढ़ता है और उन 5 लोगों को काट देता है। एक बंदा कहता है कि बड़े भाई, और जब वो पीछे मुड़ता है तो रामी और मारा वो दोनों मिलकर उसको भी मार डालते। वुमन बोलता थैंक्स रामी और मारा। रामी बोलती जैसी उम्मीद थी लीडर से, और उसको पता है कि आखिर मैं किस चीज के पीछे थी। वुमन बोलता बहुत अच्छे, और हमारी विंड स्वॉर्ड बैटेलियन उसने फोर्स ज्वाइन कर ली और हम लोग वापस अपने पैरों पे खड़े हो गए, और चलो दिखाते कि आखिर उनका ये ट्रैप कितना बेकार है। और तभी एक जो मर रहा होता है वो बंदा बोलता है कि हम बेवकूफ हो, और तुम्हें क्या लगता है कि ये जो ट्रैप था यही इसका अंत होगा, और शुरू से ही हमारा बस एक ही लक्ष्य था। वुमन बोलता क्या? तो वो बोलता कि हाँ, और हम तुम्हारे बस एक इकलौते सपोर्ट से ही निपटना चाहते थे। वुमन मन में सोचता है अगर ये हमारे बैकअप सपोर्ट की बात करे तो नामुमकिन, और जो असली जाल है वो यहाँ पर नहीं लेकिन फीस्ट एम्परर की साइड पर था। और हम देखते कहीं पर कलर एम्परर जोर जोर से हंस रहा होता है और बोलता कि हाँ जरा तुम्हें देखो फीस्ट एम्परर, और मेरा जो शुरू से ही लक्ष्य था वो तुम्हारे पैर थे। और फीस्ट एम्परर वहां पर खड़ा होता है कहता तुम बास्टार्ड ब्लैक ब्लडी क्लाउड बैटेलियन। और तो जो अम्बुश उस तरफ किया गया था वो बस एक ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। कलर एम्परर बोलता क्या हमने इसको इतनी अच्छे से छुपाया कि तुम इसको नोटिस तक नहीं कर पाए फीस्ट एम्परर, और आखिर तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा है? और पहले तो हम तुम्हारे पैरों को बांधना चाहते थे लेकिन अंत में हमने तुम्हारे पैरों को काट ही डाला है। और हम देखते कि फीस्ट एम्परर के नीचे से पैर कट चुके होते। वो मन में सोता अरे यार, और मुझे एक और किलिंग इंटेंट वहां से आता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन आखिर मैंने इस चीज को महसूस क्यों नहीं किया? मैं कोई बेवकूफ हूं क्या? और वो मन वहां से उनकी तरफ जाते हुए कहता कि विंड स्वॉर्ड बैटेलियन वो यहीं पर रुकेगी, और जो विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट है उसको मेरे साथ में आना चाहिए, समझे? और सभी उसकी टीम वाले लोग बोलते चलो चलते, और लीडर हमें बुला रहे। और कलर एम्परर बोलता है कि बेवकूफ बास्टार्ड, और वो फाइनली तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं फीस्ट एम्परर, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, और ब्लैक ब्लडी बैटेलियन और उन बास्टार्ड को मार डालो। और हम देखते कि तभी उनमें से एक बंदे को एक मुक्का पड़ता है और वो फीस्ट एम्परर उसको मार डालता है। कलर एम्परर कहता है कि वाह, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पैथेटिक है कि तुम बस एक बंदे को भी मारने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हो अपने दोनों पैर कटवा के, लेकिन अब ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है। फीस्ट एम्परर बोलता है कि शट अप, और ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और वो बहुत ही ज्यादा अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है कि मैं हूं द फीस्ट एम्परर, और वो कुछ हमले करता है। कलर एम्परर उसके हमलों को बचते हुए बोलता है कि हाँ, और जरा ये देखो, और तुम्हारे जो पंच है अभी भी उतने ही खतरनाक है, और चलो देखते कि आखिर तुम ऐसे कब तक टिक पाते हो। और इसी के साथ में वो अपनी जो विप होती है, मतलब कि जो हंटर जो भी बोलते हैं उसको, और वो उस फीस्ट एम्परर पर एक मारता है। वुमन बोलता है नहीं, और द फीस्ट एम्परर ने अपने पैरों को खो दिया, और वो मन में सोचता है यहाँ तक कि फीस्ट एम्परर भी ऐसी हालत में मारा जाएगा यार। और वुमन वहां पर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि हमारे विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट और जल्दी से इन सभी लोगों से निपटो और फीस्ट एम्परर की मदद करने के लिए चलो।
और वहां पर उन लोगों की लड़ाई चले जा रही होती है। विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट बोलते कि अरे यार फीस्ट टेम्परर, और उस तरह के बास्टर्ड के हाथों से फीस्ट टेम्परर मर जाएगा, इस चीज का कोई सेंस नहीं बनता है। दूसरा बंदा बोलता है कि हमें उसको किसी भी कीमत पर मरने नहीं देना है। और वुमन भी वहां पर लड़ते हुए बोलता है कि तुम बास्टर्ड, तुम कोई नॉर्मल बास्टर्ड नहीं हो नहीं। और एक तरफ हम देखते हैं कि फीस्ट एम्परर और कलर एम्परर लड़ रहे होते हैं। कलर एम्परर बोलते हैं कि हाँ हाँ, और चलो मुझे एक और इंटरेस्टिंग आइडिया आया यार, और तुम बास्टर्ड वैसे भी मेरी स्पीड को हैंडल तो कर ही नहीं सकते हो। फीस्ट एम्परर बोलता है क्या, और तभी कलर एम्परर मुस्कुराता है और एकदम से फीस्ट एम्परर के इधर उधर घूमने लगता है। और फीस्ट एम्परर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह का मजाकिया अटैक मुझ पर काम करेगा? हाँ, और वो घूमते हुए पीछे की तरफ एक मुक्का मारता है और वो सीधा कलर एम्परर के छाती में लगता है। और कलर एम्परर बोलता है कि हाँ, किसने सोचा था कि तुम इन सारी चीजों के बीच में भी मुझे ऐसे ढूंढ पाओगे? और मैं सच में इस चीज के लिए तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूँ, लेकिन तुम हो जिसको कि मुझसे ज्यादा चोट लगी है। और कलर एम्परर का हाथ फीस्ट एम्परर के पेट में होता है और इसी के साथ में वो अपना हाथ बाहर निकालता है और वापस पीछे हट जाता है। फीस्ट एम्परर अपने घुटने पर गिरने लगता है। कलर एम्परर बोलता है कि फीस्ट एम्परर, और ये फाइनली खत्म हुआ और मैं तुम्हारे मरने से पहले तुम्हें एक अच्छा शो दिखाऊंगा। फीस्ट एम्परर अपने घुटने पर बैठा होता है और बोलता है कि तुम कलर एम्परर बास्टर्ड। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लड़ाई चले जा रही होती है और वुमन कुछ लोगों को मारते हुए बोलता है चलो सब अच्छे से चल रहा है और मुझे लगता है कि हम फीस्ट एम्परर की मदद कर पाएंगे इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। और मन में सोचा एक मिनट रुको, और आखिर ये एनर्जी, और तभी साइड में जो वो विप होती है कलर एम्परर की वो आती है और वुमन उसको डॉज करके साइड में हट जाता है। लेकिन जो वो विप होती है उसकी विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट के दो लोगों के सिर के आर पार निकल जाती है और वो दोनों ही मारे जाते। और वुमन वो सोते सोते एक मिनट और मूव भी, और साथ ही में है ग्यूंग चोंग और दूसरे जितने भी विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट के लोग होते वो चिल्लाते कि नहीं। और कलर एम्परर कहते कि अरे अरे संग वुमन, और तुम मेरे सबसे पहले टारगेट थे यार, और कितनी शर्म की बात है। वुमन बोलता तुम बास्टर्ड, और एक बंदा बोलता लीडर, और हम लोग इस साइड से निपट लेंगे, आप जाओ और उस बास्टर्ड को मारो। और दूसरा बंदा भी रोता कहता कि अगर आप उस बास्टर्ड को नहीं मार सकते तो हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। वुमन मन में सोचा किसने सोचा होगा कि मैं अपने लोगों को भी बचा नहीं पाया एक लीडर के रूप में भी। और इसी के साथ में वो जोर से चिल्लाता और बोलता है कि कलर एम्परर, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कलर एम्परर बोलता है कि एक मिनट, और आखिर ये क्या है? और वुमन अपनी तलवार से एक हमला करता है। कलर एम्परर अपनी विप सामने लाता है और लड़ रहा होता है और बोलता है तुम बास्टर्ड। और फीस्ट एम्परर वो सब देखते हुए मन में सोच रहा था कि तुम अपनी सावधानी बिल्कुल मत हटाना कलर एम्परर, और अब समय आ चुका है कि जो नदी की लहरें है उसके पीछे का पानी अब और आगे आए, मतलब कि ये अगली जनरेशन के आने का समय हो चुका है। और ये तुम्हारा ये घटिया सी जिंदगी का जो अंत होगा वो कितना फनी है नहीं, कि ये हमारे एक नए ड्रैगन का इस दुनिया में आने के लिए एक बलिदान गिना जाएगा जो कि इस मुरिम की दुनिया को हिला के रख देगा। और ये वुमन की बात कर रहा होता है। फीस्ट एम्परर कहता नहीं, और क्या मुझे ये बोलना चाहिए कि ये पूरे इस मुरिम के प्रोविनेंस को ही हिला के रख देगा। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।